उसकी बर्फीली आंखों में एक असीम घातक इरादा था। अगले ही पल उसकी एक बर्फीली तलवार सीधे भानु प्रताप की तरफ बढ़ी, जिसका सिरा भानु प्रताप के चेहरे से बस आधा मीटर दूर था और उसकी गति भयावह थी। उस पल समय धीमा हो गया। भानु प्रताप का चेहरा दहशत से भर गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई जैसे वह बर्फीली तलवार के सिरे को देख रहा था। उसने सहज रूप से हमले से बचने की कोशिश की। इस प्रयास में भानु प्रताप की मीनाक्षी पर पकड़ छूट गई। नेहा की गति अविश्वसनीय थी। पलक झपे की तकनीक के साथ उसे रोकना लगभग असंभव था। अगर भानु प्रताप का कौशल गहरा नहीं होता तो वह तलवार उसकी जान ले सकती थी। मीनाक्षी दीदी, आप जाकर लू भाई का ध्यान रखें, नेहा ने कहा। फिर बर्फीली तलवार हाथ में लेकर उसने तेजी से भानु प्रताप पर हमला किया। तुम डायन। भानु प्रताप का चेहरा क्रूरता से मुड़ गया। जैसे ही उसने युवानदान दायरे के 5वें स्तर की अपनी सारी शक्ति जुटाई। उसे नहीं पता था कि नेहा किस शक्ति का उपयोग कर रही, पर युवानदान दायरे का 3रा स्तर भानु प्रताप को डराने के लिए काफी नहीं था। एक भयानक शक्ति बाहर निकली जिससे जमीन थोड़ी हिल गई और फट गई। नेहा ध्यान से विक्रम सिंह ने बेहद चिंता में चिल्लाया, तुम छोकरे। दिग्विजय का चेहरा बेहद क्रूर हो गया था और उसकी नसें फूल गई थी। युवानाथ दायरे के 6ठे स्तर पर उसकी गति पहले से ही भयानक थी, लेकिन वह विक्रम सिंह की पलक झपक तकनीक के सामने असहाय था। जैसे ही वह उस पर वार करने वाला था, विक्रम सिंह आखिरी समय में बच निकलता था। पलक झपक तकनीकों का लगातार उपयोग करके फिर से दूरी बनाता था। दिग्विजय क्रोध से खून के आंसू रोने के कगार पर था। हालांकि इसका मतलब यह भी था कि विक्रम सिंह की असली शक्ति तेजी से कम हो रही थी और वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। उनकी तलवार और मुंह के टकराव पर नेहा के मुंह से खून निकल आया। यह साफ था कि वह सीधे भानु प्रताप का सामना करने के लिए काफी मजबूर नहीं थी। शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि नेहा का भानु प्रताप की ताकत का सामना करना ही उसकी ताकत को साबित करने के लिए काफी था। तुम डायन, तो तुम उस शक्ति को खुद सक्रिय कर सकती हो। देखते हैं तुम कब तक टिकती हो, भानु प्रताप ने घमंड से कहा। वह पहले चिंतित था कि नेहा ने जिस अवरोध का उपयोग किया था वह उसे नुकसान पहुंचा सकता था। गहरी श्रेणी की मध्यस्तरीय मार्शल कौशल सोलपाम। भानु प्रताप अचानक चिल्लाया। उसके दाहिने मुंह में एक भयानक शक्तिशाली शक्ति जमा हो रही थी, जो अचानक एक हथेली में बदल गई और एक और भी जबरदस्त शक्ति तुरंत बाहर निकली। बूम सपट जैसे ही उनकी शक्तियां टकराई, भानु प्रताप की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और वह मुंह से खून थूकते हुए पीछे की ओर उड़ गया। भानु प्रताप। दिग्विजय चौंक कर चिल्लाया। क्या नेहा की टेरेबल शक्ति से भानु प्रताप की भयानक शक्ति हिल सकती थी? यह असंभव था। मोहित। पीछे उड़ते हुए भानु प्रताप ने किसी को नेहा के पीछे खड़े देखा। वह मोहित था। मोहित आ चुका था। आखिरकार समय पर आ गया। जयंत ने राहत की सांस ली। ठीक समय पर मोहित ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी ठंडी निगाह दिग्विजय की ओर घूम गई। महासेनापति, हमें देर हो गई, अनंत चिल्लाया और उसके पीछे दर्जनों शक्तिशाली लोग एक के बाद एक दिखाई दिए। अभिवादन महासेनापति। दर्जनों शक्तिशाली लोगों ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनकी आवाजें गर्जना जैसी थी। ठीक समय पर उन सबको मार डालो, विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में आदेश दिया। उसकी तीव्र घातक भावना घुटन भरी थी। महासेनापति, समय कम है, आपको अभी अकादमी जाना चाहिए। दिग्विजय को मुझ पर छोड़ दो, मोहित ने सख्ती से कहा। जैसे ही वह बोला, वह दिग्विजय पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तेज प्रताप के परिवार ने एक अक्षम्य अपराध किया है। आज उन्हें खत्म कर दिया जाना चाहिए, विशाल ने ठंडे लहजे में घोषणा की। उसका घातक इरादा भड़क रहा था। तेज प्रताप के परिवार को नष्ट करो। चिराग और अन्य सम्रांत सैनिकों ने गुस्से में गर्जना की। विक्रम, अपना ध्यान रखना, नेहा ने चेतावनी दी। ठीक है, विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। तेज प्रताप के परिवार के सदस्यों पर एक क्रूर नजर डाली और तेजी से निकल गया। सोचते हो कि तुम जा सकते हो? यह इतना आसान नहीं है। एक प्रभावशाली और आधिकारिक बूढ़ी आवाज अचानक गूंजी। दादाजी बूढ़े परिवार के मुखिया तेज प्रताप के परिवार की योद्धा खुशी से भर गए। वह बूढ़ी आवाज स्वाभाविक रूप से तेज प्रताप की थी। यह बुरा है। मोहित की अभिव्यक्ति बदल गई, जिसने अभी अभी दिग्विजय के साथ मुकाबला शुरू किया था। वह समय पर विक्रम सिंह की मदद नहीं कर पाएगा। महासेनापति, सावधान रहें। अनंत का चेहरा काला पड़ गया और उसने जल्दी से चिल्लाया। विक्रम सिंह की मदद के लिए पलक झपक तकनीक का उपयोग किया।
तेज प्रताप एक भयानक गति से चले। पलक झपकते ही उसने विक्रम सिंह की तरफ एक बेरहम हथेली से वार किया। भयंकर हथेली की हवा गड़गड़ाती हुई आई। उसकी शक्ति भयानक थी। अगर विक्रम सिंह को यह लग जाती तो वह निसंदेह मर जाता। विक्रम नेहा पूरी तरह से घबराकर चिल्लाई। इस पल स्थिति भयावह और खतरनाक थी। वश अंतिम संभव क्षण में एक काली परछाई निकली जिसने एक हथेली से वार किया। बूम बस उनकी हथेलियां एक पल में मिली जिससे जंगल में एक पहरा करने वाला विस्फोट गूंजा। जबरदस्त भयानक शक्ति तेजी से फैल गई जिससे आसपास के शक्तिशाली लोग दूर जा गिरे और दर्जनों मील के भीतर सब कुछ सपाट हो गया। विनाशकारी शक्ति वास्तव में भयानक थी। अनंत और अन्य लोग नेहा के अवरोध से सुरक्षित थे। उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन तेज प्रताप के परिवार के विशेषज्ञ इतने भाग्यशाली नहीं थे और उनमें से कई को इस झटके से चोट लगी। महेंद्र तेज प्रताप का चेहरा क्रूरता से मुड़ा हुआ था। उसके रास्ते को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि महेंद्र था। और महेंद्र के पीछे विक्रम सिंह भी बच गया था। महासेनापति जल्दी जाएं, मैं इससे निपट लूंगा, महेंद्र ने गंभीरता से कहा, जिससे यह पता चला कि वह तेज प्रताप को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद महंत महेंद्र, विक्रम सिंह ने कृतज्ञता से कहा और फिर उसने अपनी सच्ची शक्ति को ठीक करने के लिए तुरंत ग्रीन एबिस मिस्टिकल पिल का सेवन किया और बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से चला गया। महेंद्र तेज प्रताप गुस्से में उबल रहा था। उसके बूढ़े चेहरे पर मांस हिंसक रूप से हिल रहा था। उसकी आंखें भयानक घातक इरादे से भरी हुई थी। महेंद्र ने गंभीरता से कहा, तेज प्रताप, क्योंकि हमने उस समय हिसाब नहीं किया था। अब ऐसा करने का समय आ गया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? तेज प्रताप गुस्से में गर्जना की। महेंद्र ने व्यंग किया, अगर ऐसा है तो चलो अपना सब कुछ देते हैं। देखते हैं कि तुम इन सालों में कितने मजबूत हुए हो। बस युवा दान दायरे के 9वें स्तर की भयानक शक्ति तेजी से आगे बढ़ी। तेज प्रताप और महेंद्र दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उनकी भयानक शक्ति लापरवाही से फैल गई जिससे जमीन बचने और फटने लगी। सभी चेहरों पर आतंक की अभिव्यक्ति थी। तेज प्रताप के परिवार को मिटा दो, अनंत ने गुस्से में चिल्लाया और युवाजू के शक्तिशाली लोग टूट पड़े। महान लड़ाई छिड़ गई। विक्रम, तुम भाग नहीं सकते, भानु प्रताप ने गुस्से में गर्जना की। अपनी आंदोलन तकनीक को तैनात किया और तेज गति से पीछा किया। भानु प्रताप को रोको, शौर्य ने जोर से चिल्लाया। पीछा करने ही वाला था लेकिन उसे एक बड़े बुजुर्ग ने रोक दिया, जो तेज प्रताप के परिवार का दूसरा सबसे बड़ा बुजुर्ग था। सूश बूम बूम बूम, अपनी हथेली के एक झटके के साथ तेज प्रताप ने एक बेहद भयानक शक्ति को बाहर निकाला जिसने अपने रास्ते में जमीन को विस्फोट कर दिया। उन सभी विशेषज्ञों को रोक दिया जिन्होंने भानु प्रताप को रोकने की कोशिश की थी। मारो दिग्विजय अचानक गुस्से में गर्जना की। सूश सूश सूश, देवगढ़ पर्वत की दिशा से अचानक आकृतियां चली। वे सभी तेज प्रताप के परिवार के युवादान दायरे के विशेषज्ञ थे जो विक्रम सिंह को मारने के लिए पूरी ताकत से बाहर आए थे। दर्जनों विशेषज्ञों की उपस्थिति तेज प्रताप के परिवार की ताकत दिखाने के लिए काफी थी। ध्रुवराज ने माथे पर शिकन के साथ कहा, जैसा कि तेज प्रताप के परिवार से उम्मीद की जाती है, वास्तव में एक फॉर्मिडेबल शक्ति है। हालांकि तेज प्रताप का परिवार शक्तिशाली था, फिर भी वे युवाजू के प्रमुख बलों की तुलना में कुछ हद तक कमजोर थे। एक तीव्र लड़ाई छिड़ गई जिसमें हर कोई अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। भानु प्रताप, जो विक्रम सिंह का पीछा कर रहा था, भले ही मोहित द्वारा घायल हो गया था पर उसे ज्यादा असर नहीं पड़ा था। यह एक उत्कृष्ट अवसर था और अगर वह इस बार विफल रहा तो तेज प्रताप के परिवार को कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए भानु प्रताप विक्रम सिंह को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा। विक्रम, तुम भाग नहीं सकते, भानु प्रताप ने उन्मत्तता से पीछा किया, साथ ही गुस्से में चिल्ला रहा था। विक्रम सिंह, जो भाग रहा था, ने भानु प्रताप को देखा जो बेरहमी से उसका पीछा कर रहा था। उसकी आंखों में घातक इरादा चमक रहा था। भानु प्रताप घायल है, वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता। विक्रम सिंह ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसे हमला करने की जल्दी नहीं थी। पलक झपट तकनीक का लगातार उपयोग करने के बाद विक्रम सिंह ने अपनी अधिकांश सच्ची शक्ति खर्च कर दी थी। उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए था। इसके अलावा भानु प्रताप त्यान्यन संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली शिष्य था जिसकी ताकत जबरदस्त थी, इसलिए विक्रम सिंह उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता था। वरना विक्रम सिंह अकादमी में भागने के लिए बहुत पहले ही तलवार उड़ान का उपयोग कर चुका होता।
अपनी रक्तखा के जागृत होने के बाद विक्रम सिंह ने पाया कि उसकी ठीक होने की क्षमता बेहद मजबूत थी और एक औषधि की मदद से यह और भी तेज थी। बस 10 मिनट से कुछ ज्यादा समय में विक्रम सिंह ने जो सच्ची शक्ति खर्च की थी वह ज्यादातर बहाल हो गई थी। विक्रम सिंह ने निर्णायक रूप से चलना बंद कर दिया। इतनी देर तक पीछा किया, क्या तुम थक नहीं गए? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में पूछा। उसका ठंडा घातक इरादा बिना किसी रोक टोक के फैल रहा था। मैं देखना चाहता हूं कि अब तुम कहां भागोगे। भानु प्रताप ने शातिरता से कहा, अब उसकी जरूरत नहीं है। विक्रम सिंह ने क्रूरता से मुस्कुराया। ड्रैगन गॉड की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय किया। एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी और उसने अग्नि ब्लेड को निकाला। बिना किसी हिचकिचाहट के हमला किया। विक्रम सिंह की गति आश्चर्यजनक थी। बिजली की तरह तेज, एक क्रोधित बाघ की तरह भयंकर मौत को बुलावा। भानु प्रताप ने तिरस्कार से कहा, अपनी सच्ची शक्ति को जुटाया और एक मुक्के से उसका सामना किया। डिंग! अग्नि ब्लेड मुक्के से टकराया और एक कुरकुरी बजने वाली आवाज के साथ ऊर्जा की लहरें एक भयंकर हवा की तरह फैल गई जिससे धूल उड़ने लगी। विक्रम सिंह की ताकत उस डायन से भी ज्यादा जबरदस्त है। भानु प्रताप ने अंधेरे में सोचा, तुम्हारी ताकत काफी कम हो गई है। यह सब मोहित की उस हथेली की वजह से, विक्रम सिंह ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा। भानु प्रताप का चेहरा हिल गया और उसने गुस्से में जवाब दिया, तो क्या मेरे पास अभी भी तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त शक्ति है? ओ ऐसा है। विक्रम सिंह थोड़ा भी नहीं डरा और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी। विक्रम सिंह की बढ़ती ताकत ने भानु प्रताप को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। भानु प्रताप का चेहरा बदल गया और उसने सदमे में सोचा, इस छोकरे की ताकत को क्या हो गया है? यह तो तलवार तकनीक की शक्ति है। पृथ्वी श्रेणी का मार्शल कौशल, इल्यूजनरी रोनेशन स्वर्ड तकनीक, इल्यूजनरी रोनेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ। विक्रम सिंह चिल्लाया और तलवार सुनहरी रोशनी के साथ चमक उठी। एक शक्तिशाली तलवार की आभा एक पल में बाहर निकली जिससे एक भारी भावना पैदा हुई। सच्ची शक्ति शील्ड। बूम क्रैक! घबराहट में भानु प्रताप ने जल्दी से एक ऊर्जा शील्ड बनाई, लेकिन एक जोरदार विस्फोट के साथ भारी तलवार की आभा ने शील्ड को चकनाचूर कर दिया, जिससे भानु प्रताप पीछे की ओर उड़ गया। सौभाग्य से भानु प्रताप ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी थी, अन्यथा उस वार से वह बुरी तरह से घायल हो गया होता। तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था। चोट के साथ मेरा पीछा करने की हिम्मत! क्या तुम्हें वाकई लगा कि मैं एक आसान निशाना था? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा। कितनी शक्तिशाली तलवार तकनीक है! भानु प्रताप ने विक्रम सिंह को गंभीरता से देखते हुए कहा। अब वह शांत हो रहा था। त्यान्यन संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली शिष्य के रूप में भानु प्रताप साधारण नहीं था। जब एक जबरदस्त प्रतिद्वंदी का सामना होता तो भानु प्रताप इसे गंभीरता से लेता था। ड्रैगन गॉड शैडो! विक्रम सिंह के धीमे स्वर के साथ उसने अपनी अग्नि ब्लेड को उठाया और तेजी से चला, एक भूत की तरह चमकते हुए, जिससे किसी के लिए भी उसकी स्थिति को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। उसकी चाल की तकनीक भी साधारण नहीं है। अगर मोहित ने इसे घायल नहीं किया होता तो यह लड़का इतना घमंडी कैसे हो सकता था? भानु प्रताप ने गुस्से में सोचा, अपनी चोटी पर वह युवान डैन दायरे के छठे स्तर के साथ मुकाबला कर सकता था, लेकिन घायल भानु प्रताप के पास अब युवान डैन दायरे के 5वें स्तर की शक्ति थी। बस कुछ ही पल में विक्रम सिंह फिर से प्रकट हुआ और बिना दया के अग्नि ब्लेड से वार किया। उसकी तलवार की रोशनी अजय लग रही थी। भानु प्रताप ने अपने पैर से जमीन को छुआ और पीछे हट गया। सच्ची शक्ति को बढ़ावा दिया और हवा से एक हथेली से पलटवार किया। तोड़ो! विक्रम सिंह के जोरदार चिल्लाने के साथ तलवार के सिरे ने हथेली के निशान को बलपूर्वक तोड़ दिया, सीधे भानु प्रताप की ओर बढ़ते हुए। लेकिन जिस पल विक्रम सिंह ने हथेली के निशान को तोड़ा, भानु प्रताप पहले ही गायब हो चुका था। लड़के, मेरे सामने इतना घमंडी होना बंद करो! विक्रम सिंह के पीछे से अचानक भानु प्रताप की गुस्से वाली चीख आई और उसके बाद उसकी ओर एक जबरदस्त हथेली का वार हुआ। विक्रम सिंह ने तुरंत इसे महसूस किया। वह मुड़ा और अपनी हथेली से ही उस वार का सामना किया। बूम! बस एक पल में दोनों हथेलियां टकरा गई। हिंसक शक्ति ने जमीन को हिला दिया और भले ही भानु प्रताप घायल था, उसकी शक्ति अभी भी भयानक थी। एक हथेली के वार के बाद भानु प्रताप को कोई नुकसान नहीं हुआ। विक्रम सिंह ने माथे पर शिकन डाली और सोचा, चोटों के साथ भी उसके पास इतनी मजबूत शक्ति है। भागो! भानु प्रताप अचानक गुस्से में गरजा और उसकी शक्ति फिर से बाहर निकल आई। विक्रम सिंह की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और शक्ति से अभिभूत होकर वह 1 दर्जन मीटर से ज्यादा पीछे हट गया।
गहरी श्रेणी की मध्यस्तरीय मार्शल कौशल त्यान्यन फिंगर विक्रम सिंह को पीछे हटाने के बाद भानु प्रताप ने एक मार्शल कौशल का प्रदर्शन करने का मौका पकड़ा और जोर से चिल्लाया, अपनी उंगली को हवा में दिखाते हुए। वश नीली रोशनी का एक भयानक स्तंभ हवा में टूट गया। एक हाथ जितना मोटा एक प्रभावशाली गति को ले जाते हुए और आकाश और पृथ्वी को भेदने की शक्ति से भरा हुआ था। 3 लेयर हेवंस रे पाम जैसे ही उसने अपनी स्थिति को स्थिर किया, विक्रम सिंह जोर से चिल्लाया, ड्रैगन गॉड की शक्ति को इकट्ठा किया और 3 तेज हथेली के वार दिए। 3 एक के ऊपर एक रखी हुई हथेलियों में भयानक शक्ति थी। रंबल रबल बस बस जिस पल ताकतें टकराई वे हिंसक रूप से फट गई, जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। चारों ओर मलबा उड़ने लगा और दोनों लोग ऊर्जा की लहरों से पीछे हट गए। विक्रम सिंह का मार्शल कौशल त्यान्यन फिंगर से कमजोर नहीं है, उसके हाथ से भानु प्रताप की मृत्यु कोई अन्याय नहीं है। भानु प्रताप ने माथे पर शिकन डाली और खुद से सोचा, विक्रम सिंह जितना जबरदस्त था, भानु प्रताप के दिल में घातक इरादा उतना ही तीव्र हो गया। एक दानव जैसा प्रतिभाशाली, अगर अभी इसका निपटारा नहीं किया गया तो यह तेज प्रताप के परिवार के लिए विनाश होगा। भानु प्रताप जितना ज्यादा सोचता, उसकी आंखों में घातक इरादा उतना ही मजबूत होता जाता। मैं अपनी चोटों के साथ इसे ज्यादा देर तक नहीं खींच सकता, वरना यह मेरे लिए बेहद नुकसानदेह होगा। भानु प्रताप ने खुद से सोचा, हालांकि उसकी चोटें गंभीर नहीं थी, वे तीव्र लड़ाई से और खराब हो सकती थी। विक्रम सिंह, अगर तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द है तो अभी कह दो, भानु प्रताप गुस्से में चिल्लाया। उसकी आभा अचानक बढ़ गई। भयानक सच्ची शक्ति लगातार बाहर निकल रही थी। चमकदार नीली रोशनी चमक रही थी और जमीन के पत्थरों को हवा में उठा रही थी। भानु प्रताप ने अपनी सारी शक्ति छोड़ दी। विक्रम सिंह की अभिव्यक्ति गंभीर थी। भानु प्रताप की भयानक शक्ति ने विक्रम सिंह को थोड़ी दहशत महसूस कराई। तुम्हें मारना? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। यही विक्रम सिंह के आखिरी शब्द थे। बस बस विक्रम सिंह ने भी ड्रैगन गॉड की सारी शक्ति छोड़ दी। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। हिंसक और मजबूत शक्ति बाढ़ की तरह बह रही थी, जिससे जमीन हिलने लगी और चारों ओर हवा के झोंके चलने लगे। तनी हवा भर रखी है, भानु प्रताप गुस्से में चिल्लाया। उसका चेहरा एक भयानक अभिव्यक्ति में मुड़ा हुआ था। गहरी श्रेणी की उच्च स्तरीय मार्शल कौशल त्यान यस सोल सेवरिंग पाम भानु प्रताप गर्जा हवा में ऊंचा कूदता हुआ, उसकी जबरदस्त निगाह विक्रम सिंह पर टिकी हुई थी और फिर अपनी हथेली से नीचे वार किया। वश एक विशाल हरी ऊर्जा की हथेली का निशान नीचे की ओर गिरा। एक जोरदार सोनिक बूम के साथ उसकी गति विशाल थी और उसकी ताकत भानु प्रताप द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए किसी भी मार्शल कौशल से कहीं ज्यादा भयानक थी। यह मोहित द्वारा इस्तेमाल किए गए त्यान्यनस सोल सेवरिंग पाम से अतुलनीय था। यह आकाश और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। हथेली के निशान की शक्ति दमनकारी थी, जिससे एक अद्वितीय होने की भावना मिलती थी। इल्यूजनरी डिस्ट्रक्शन स्वर्ड तकनीक, इल्यूजनरी डिस्ट्रक्शन ऑफ द नाइन्थ हेवन। एक पल की एकाग्रता के बाद विक्रम सिंह ने जोर से चिल्लाया। अग्नि ब्लेड को जमीन में चिपका दिया। एक सुनहरी सरनी बन गई जिसमें कई प्रतीक फैल गए और एक सुनहरी रोशनी आकाश तक चली गई। भयानक तलवार इरादा घुटन भरा था, आभारी थी और चमकदार सुनहरी रोशनी एक विशाल ऊर्जा तलवार में बदल गई जिसमें विनाश की शक्ति थी। वश विक्रम सिंह ने निर्णायक रूप से कार्य किया। नीचे से एक तलवार का वार किया। एक भिनभिनाती आवाज विस्फोट के साथ आई और अत्याचारी सुनहरी तलवार की रोशनी आकाश में तेजी से बढ़ी। एक विनाशकारी गति के साथ भानु प्रताप की हथेली के निशान पर हमला किया। पृथ्वी श्रेणी तलवार तकनीक या आउटरेजस है। भानु प्रताप का चेहरा बेहद उदास था। वह विक्रम सिंह के पास एक पृथ्वी श्रेणी के मार्शल कौशल के साथ साथ उस चमत्कारी चाल की तकनीक होने की बात को समझ नहीं पाया। फटफट एक पल में हथेली का निशान अति शक्तिशाली तलवार की रोशनी से टकराया और एक लगातार टकराव के बाद वे एक जोरदार धमाके के साथ फट गए, जिससे ऊर्जा की विशाल लहरें एक विशाल अर्धवृत्ताकार ऊर्जा क्षेत्र बन गई जो तेजी से फैल गया। एक पल में सब कुछ पार कर गया। विक्रम सिंह और भानु प्रताप दोनों ने खून थूका, दूर जा गिरे। बस एक दर्जन गज के भीतर जमीन बजने लगी और कंपन करने लगी। एक छोटे से रेगिस्तान में बदल गई। उसकी विनाशकारी शक्ति अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त थी। विक्रम सिंह को ऐसी पृथ्वी श्रेणी की मार्शल कौशल कहां से मिली? त्यान्यन संप्रदाय की पृथ्वी श्रेणी की मार्शल कौशल भी इतनी भयानक नहीं है, भानु प्रताप ने एक उदास चेहरे के साथ कहा। उसने अपनी अति शक्तिशाली मार्शल कौशल का उपयोग करके विक्रम सिंह को गंभीर रूप से घायल करने का इरादा किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम सिंह के पास एक और भी मजबूत पृथ्वी श्रेणी की तलवार तकनीक होगी और इस सीधे टकराव से भानु प्रताप की चोटें कई गुना खराब हो गई थी।
लड़ाई जितनी लंबी खींची गई भानु प्रताप के लिए उतनी ही नुकसानदेह हो गई। क्या त्यान्यन संप्रदाय में कोई अन्य शक्तिशाली मार्शल कौशल है? बस उन्हें बाहर निकालो। जैसे ही ऊर्जा की लहरें बिखर गई, विक्रम सिंह ने हल्की ठंडी हंसी के साथ कहा। विक्रम सिंह धीरे धीरे बिखरती धूल से बाहर निकला। अग्नि ब्लेड को पकड़े हुए प्रभावशाली और विस्मयकारी हम भानु प्रताप ने एक शातिर स्नॉट किया और हवा में विक्रम सिंह की ओर एक इशारा के साथ एक सियान ऊर्जा शील्ड ने तुरंत उसे बंद कर दिया। अब हिल नहीं सकते हैं ना। भानु प्रताप ने एक ताना मारते हुए कहा। यह अज्ञात था कि भानु प्रताप ने किस मार्शल कौशल का उपयोग किया था, लेकिन विक्रम सिंह अप्रत्याशित रूप से हिलने में असमर्थ था, ना ही वह अपनी सच्ची शक्ति को सक्रिय कर पाया। दिलचस्प, विक्रम सिंह ने कहा बिना घबराए और व्यंग करते हुए, मार्शल कौशल बुरा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं। बैंग जैसे ही उसके शब्द गिरे, अचानक एक धीमी आवाज हुई और विक्रम सिंह के पूरे शरीर पर सियान लपटें अपने आप प्रज्वलित हो गई। आग एक बेहद भयानक आभा का उत्सर्जन कर रही थी। सियान लपटे भानु प्रताप का चेहरा सदमे से भर गया। उसने पहले कभी पूरी तरह से सियान लपटे नहीं देखी थी। कुछ ही पलों में सियान ऊर्जा शील्ड जिसने विक्रम सिंह को फंसा रखा था, तुरंत बिखर गई आग से जलकर। भानु प्रताप का दिल हिल गया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक चकित थी। यह किस तरह की लौ थी जो इतनी अत्याचारी थी, सच्ची शक्ति को खा जाने में सक्षम थी। सूश अपनी उंगलियों के एक झटके के साथ विक्रम सिंह ने एक सियान लौ की एक पतली धारा को एक सूक्ष्म ध्वनि विस्फोट के साथ बाहर भेजा। भानु प्रताप का रंग बदल गया। वह घबराहट में बच निकला। अपनी असली क्षमता दिखाओ, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, विक्रम सिंह ने शांत भाव से कहा। एक तीव्र घातक आभा उसके चारों ओर फैल रही थी जो भानु प्रताप को खत्म करने के लिए उत्सुक थी। समय कम हो रहा था और विक्रम सिंह को अभी भी अकादमी जाना था। वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह मत सोचो कि तुम अविश्वसनीय हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास एक पृथ्वी श्रेणी का मार्शल कौशल है। भानु प्रताप गुस्से में गरजा। उसका दाहिना हाथ एक पंजा बन गया और एक सफेद चमक के साथ एक सियान मोती कहीं से भी प्रकट हुआ। एक उच्च स्तरीय खजाना कलाकृति। ऐसा लगता है कि त्यान्यन संप्रदाय तुम्हें बहुत महत्व देता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए बदला लेंगे, विक्रम सिंह ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उच्च स्तरीय खजाना कलाकृति के साथ विक्रम सिंह के पृथ्वी श्रेणी के मार्शल कौशल का मुकाबला करने का अभी भी एक मौका हो सकता है। भानु प्रताप का चेहरा एक बार फिर विकृत हो गया। उसकी आभा 3 गुना बढ़ गई। उसके चारों ओर भयंकर रूप से सूझने वाली भयानक शक्ति का उपयोग करते हुए गहरी श्रेणी उच्च स्तरीय मार्शल कौशल ईटिंग स्पीयर। भानु प्रताप ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ा। अचानक विस्फोटक रूप से चिल्लाया। सियान रोशनी बाहर निकली और उसके भीतर से एक बेहद भयानक शक्ति बाहर निकली जिससे उसके 2 गज के भीतर की जगह हिलने लगी। भानु प्रताप ने अपने हाथों को फैलाया और एक सियान ऊर्जा भला बाहर निकला जो अतुलनीय रूप से हिंसक शक्ति से भरा था। मरो, भानु प्रताप ने जबरदस्त रूप से चिल्लाया। ऊर्जा भाले को पकड़कर विक्रम सिंह की ओर फेंक दिया। सूश ऊर्जा भाला बिजली की तरह उड़ गया। उसकी भयानक गति एक सियान उल्का की तरह विक्रम सिंह पर हमला कर रही थी जो पूरी तरह से धमकी भरी थी। विक्रम सिंह की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई क्योंकि उसने ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुमने कभी किसी को तलवार का उपयोग करके विभिन्न मार्शल कौशल करते हुए देखा है? यह सुनकर भानु प्रताप की भौहें कस गई। वह चिंतित लग रहा था। विक्रम सिंह ने अपने बाएं हाथ से मोहर बनाई। ड्रैगन गॉड की क्रोधित शक्ति को बलपूर्वक सक्रिय किया। उसके बाल असामान्य रूप से उड़ गए जैसे कि कोई हवा नहीं थी और अंत में अग्नि ब्लेड को शक्ति देने के लिए अपनी तलवार उंगली गठन को ब्लेड पर दबाया। एक भारी भयानक शक्ति अपनी राह में सब कुछ पल्वराइज करने की गति के साथ बाहर निकली। वेंडिंग हेवनली पनिशमेंट स्लश। विक्रम सिंह गर्जा अपने हाथों से अग्नि ब्लेड को कसकर पकड़कर नीचे की ओर वार किया। तलवार की रोशनी चमक रही थी। सुश बस एक विशाल सुनहरी ऊर्जा का स्लैश 10 गज लंबा बिजली की तरह बाहर निकला, कांपते हुए और जमीन को फाड़ते हुए धूल के बादल पैदा कर रहा था। इस भयानक शक्ति को महसूस करते हुए भानु प्रताप का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने आतंक में चिल्लाया, यह एक मध्यस्तरीय पृथ्वी श्रेणी का मार्शल कौशल है। बूम बूम बूम, फटफट, बस बस। 2 भयानक ताकतें एक पल में टकरा गई जिससे एक धमाका हुआ जो जंगलों में गूंज गया। विस्फोट के पल में भानु प्रताप ने एक मुंह भर खून थूका और अपने मजबूत शरीर के साथ भी विक्रम सिंह केवल एक पल के लिए ही पकड़ पाया और फिर खून थूक दिया। सीधे टकराव में दोनों एक बार फिर घायल हो गए। विनाशकारी ऊर्जा की लहरों ने एक गरज की शक्ति के साथ आसपास की हर चीज को खा लिया। यह असंभव है।
भानु प्रताप का चेहरा डर से भरा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अपना सब कुछ देने और अपना खजाना बाहर लाने के बाद भी वह अभी भी विक्रम सिंह को हरा नहीं पाया। भानु प्रताप जो हवा में उड़ गया था, उसे गंभीर चोटें लगी। भानु प्रताप, तुम्हारे मरने का समय आ गया है, विक्रम सिंह ने अपनी गंभीर चोटों को सहन करते हुए गुस्से में चिल्लाया। वह हवा में तेजी से आया, अग्नि ब्लेड को पकड़े हुए। भानु प्रताप का चेहरा डर से भरा था क्योंकि उसने घबराहट में चिल्लाया, विक्रम सिंह, मैं त्यान्यन संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली शिष्य हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते, यह बात यमलोक में कहना। विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में पलटवार किया। बिजली की तरह हमला करते हुए उसकी तलवार की रोशनी चमक रही थी। अग्नि ब्लेड ने भानु प्रताप के दिल को छेद दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? भानु प्रताप की आंखें निराशा से भरी थी और वह धीरे धीरे गिर गया। भयंकर लड़ाई खत्म हो गई थी और विक्रम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका चेहरा कागज जैसा पीला था और उसके भीतर की सच्ची शक्ति लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। यह लड़ाई किसी भी तरह से आसान नहीं थी और विक्रम सिंह ने अपनी सारी ताकत खर्च कर दी थी। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। विक्रम सिंह बुदबुदाया। जल्दबाजी में एक बोन हीलिंग क्यूई पिल और एक ग्रीन एबिस मिस्टिकल पिल निकालकर उन्हें निगल लिया। इस पल विक्रम सिंह मुश्किल से खड़ा हो सकता था और अगर वह अब तेज प्रताप के परिवार के किसी भी व्यक्ति से मिलता तो उसके पास विरोध करने की भी ताकत नहीं होती। मैं तुम्हारी लाश को अनटैक्ट छोड़ दूंगा। अगर तेज प्रताप के परिवार में कोई जीवित है तो वे इसे लेने आ सकते हैं। विक्रम सिंह ने भानु प्रताप के बेजान शरीर पर एक नजर डाली और फिर अपने घायल शरीर को तियानंद अकादमी की ओर घसीटा। वह चलते चलते ठीक हो रहा था। तियानंद अकादमी में हर कोई विक्रम सिंह का इंतजार कर रहा था, जिसे पहले ही 1 घंटे से ज्यादा की देरी हो चुकी थी। विक्रम सिंह को क्या हुआ है? उसे इतना समय क्यों लग रहा है? वह अभी तक क्यों नहीं आया? दुष्यंत ने बेचैनी से कहा। उसकी निगाह हमेशा अकादमी के प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थी। अभी भी विक्रम सिंह का कोई निशान नहीं दिख रहा था। क्या कुछ हुआ है? क्या विक्रम सिंह भाग नहीं लेगा? यह बिल्कुल पागलपन है। विक्रम सिंह अभी तक क्यों नहीं आया? छात्र सभी अधीर हो रहे थे और उन्होंने आपस में शिकायत करना शुरू कर दिया। हेडमास्टर, हम क्या करें? 1 घंटा हो चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि विक्रम सिंह नहीं जाएगा? एक टटर ने बेचैनी से पूछा। विक्रम सिंह अपना वादा तोड़ने वाला नहीं है। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं, शांतनु ने गंभीरता से कहा। यह मानने को तैयार नहीं था कि विक्रम सिंह अपना वादा नहीं निभाएगा। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं, हमें अभी भी समय पर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। ध्रुवराज ने माथे पर शिकन के साथ कहा। एक तात्कालिकता महसूस करते हुए 1 और आधा घंटा बीत गया और हेडमास्टर और बड़े बुजुर्ग भी बेचैन हो रहे थे। उनकी गति के साथ त्यानंद अकादमी से दिव्य घाटी तक यात्रा करने में कम से कम 2 दिन लगेंगे और दिव्य घाटी के किनारे से उसके केंद्र तक पहुंचने में 1 और दिन लगेगा। अगर वे जल्द ही नहीं निकले तो उन्हें डर था कि पर्याप्त समय नहीं होगा। अगर वे बहुत देर से पहुंचे तो यह डिफॉल्ट रूप से हारने जैसा होगा। जैसे ही शांतनु और अन्य लोग तेजी से चिंतित हो रहे थे, एक आकृति अचानक अंदर घुस आई। विक्रम सिंह आ गया, एक छात्र ने उत्साह से चिल्लाया। उफ, यह आदमी आखिरकार आ गया। दुष्यंत ने तुरंत राहत की सांस ली, लेकिन विक्रम सिंह की बिखरी हुई उपस्थिति और चोटों को देखकर उसने माथे पर शिक डाली और भ्रम में पूछा, क्या कोई परेशानी थी? कोई आश्चर्य नहीं कि इतना समय लगा। पता चला कि कोई घटना हुई थी, सुधीर ने कहा। क्या हुआ? विक्रम सिंह की चोटें इतनी गंभीर दिख रही हैं। उस पर किसने हमला किया? विक्रम सिंह को किसने घायल किया? छात्र सभी जिज्ञासु हो गए और विक्रम सिंह को बुरी तरह से घायल देखकर उन्होंने अपनी शिकायतें बंद कर दी, यह महसूस करते हुए कि विक्रम सिंह को परेशानी हुई होगी। हेडमास्टर, बड़े बुजुर्ग, देर से आने के लिए माफी चाहता हूं, विक्रम सिंह ने हाफते हुए कहा। इतनी गंभीर चोटें? ध्रुवराज तेजी से पास आया और एक गंभीर स्वर में पूछा, विक्रम सिंह क्या हुआ? शांतनु भी तेजी से पास आया। उसकी आंखों में क्रोध की एक चमक थी क्योंकि उसने माथे पर शिकन के साथ पूछा, तुम्हें किसने घायल किया है? भानु प्रताप, विक्रम सिंह ने लाचारी के साथ एक सूखी मुस्कान के साथ कहा। ध्रुवराजन ने सदमे में चिल्लाया, त्यान्यन संप्रदाय का प्रतिभाशाली शिष्य भानु प्रताप, क्या तेज प्रताप के परिवार ने हमला किया? शांत ने माथे पर शिकन के साथ पूछा। उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। हाँ, तेज प्रताप का परिवार जीवित है या नहीं, मुझे नहीं पता, विक्रम सिंह ने सिर हिलाया।
उसकी आंखों में एक मुश्किल से दिखने वाली क्रूरता चमक रही थी। यह सुनकर शांतनु और ध्रुवराज दोनों की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें तुरंत निकलना होगा। मुझे उम्मीद है कि हम समय पर पहुंच पाएंगे, शांतनु ने गंभीरता से कहा। चीख लाल खून वाले पक्षियों की आवाज गूंजी और उनमें से कई चौक पर नीचे उतरे। शांतनु, 3 बड़े बुजुर्ग और विक्रम सिंह अन्य लोगों के बीच तेजी से लाल खून वाले पक्षियों की पीठ पर सवार हो गए। तीनों पक्षी आकाश में ऊंचे उड़ गए, दिव्य घाटी की ओर तेजी से उड़ते हुए। विक्रम सिंह, क्या यह तेज प्रताप का परिवार था? दुष्यंत ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। त्यांजजू में केवल तेज प्रताप का परिवार ही विक्रम सिंह के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। एक शाही राजकुमार के रूप में दुष्यंत ने स्वाभाविक रूप से इतना ही अनुमान लगाया। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा, अपनी चिकित्सा जारी रखते हुए। सौभाग्य से विक्रम सिंह ने ड्रैगन कबीले की रक्तखा को जागृत कर दिया था और औषधियों की मदद से उसकी रिकवरी चौंकाने वाली थी। शांतनु और अन्य लोग चुपके से सदमे में थे। इतनी गंभीर चोटों वाले एक सामान्य व्यक्ति के लिए औषधियां इतनी प्रभावी नहीं होंगी। फिर भी विक्रम सिंह की चिकित्सा कई गुना तेज थी। शांतनु और अन्य लोग बेहद उत्सुक थे कि विक्रम सिंह के पास किस तरह का असाधारण शरीर था। विक्रम सिंह अपनी चोटों को ठीक कर रहा था और उन्हें लगा कि पूछना असभ्य होगा। भले ही वे पूछते, विक्रम सिंह शायद जवाब नहीं देता। यजु की महान शक्तियों के साथ भयंकर लड़ाई में तेज प्रताप के परिवार को भारी नुकसान हुआ, यहां तक कि तेज प्रताप भी गंभीर रूप से घायल हो गया। महेंद्र के साथ अपनी लड़ाई में दोनों पक्ष बुरी तरह से घायल हो गए थे और अंत में कोई विजेता नहीं निकला। दिग्विजय ने भी लगभग अपनी जान गंवा दी थी। तेज प्रताप के परिवार के कई विशेषज्ञ दुखद रूप से मर गए। तीव्र लड़ाई 1 घंटे तक चली। जैसे ही तेज प्रताप का परिवार विनाश के कगार पर लग रहा था, त्यांयन संप्रदाय ने हस्तक्षेप किया और तेज प्रताप के परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा उच्च रैंकिंग विशेषज्ञों की जान बचाई। त्यांयन संप्रदाय के खुद को शामिल करने के साथ भले ही युजु की शक्तिशाली ताकतें तेज प्रताप के परिवार को बख्शने के लिए अनचुक थी, वे सभी अलग अलग स्तर पर घायल हो गए थे और त्यांयन संप्रदाय के विशेषज्ञों के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। इसके अलावा साम्राज्य में सबसे मजबूत संप्रदाय होने के नाते त्यांयन संप्रदाय को हल्के में नहीं लेना था। इसलिए वे केवल असहाय रूप से देख सकते थे, क्योंकि तेज प्रताप के परिवार के लोगों को बचाया गया था। कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, यहां तक कि बुरी तरह से घायल महेंद्र भी नहीं। भानु प्रताप, जो विक्रम सिंह का पीछा कर रहा था, वह वापस नहीं लौटा था और तेज प्रताप का परिवार बेहद चिंतित था। यह जाने पर त्यांयन संप्रदाय के शिष्य तुरंत खोज में निकल पड़े। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने भानु प्रताप की लाश को खोजा। भानु प्रताप की मृत्यु के स्थल पर एक तीव्र लड़ाई के संकेत मिले। भयानक विनाशकारी शक्ति ने त्याने उन संप्रदाय के शिष्यों को डर से पीला कर दिया। भानु प्रताप की मृत्यु तेज प्रताप के परिवार के लिए एक भारी झटका थी, जिन्होंने अपने 2 प्रतिभाशाली वैद वंशजों को दुखदंत होते देखा। यह ऐसा था जैसे उनकी रेखा काट दी गई हो, जिससे उन्हें केवल समाश्विक रिश्तेदारों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया। विक्रम सिंह, मैं बिल्कुल तुम्हारी हड्डियों को धूल में पीस दूंगा और उन्हें हवा में बिखेर दूंगा। दिग्विजय मुख्य हॉल में गरजा। उसका क्रोध और हत्यारा गुस्सा तेजी से बाहर निकल रहा था। दिग्विजय के दोनों बेटे विक्रम सिंह द्वारा मारे गए वैध परिवार की रक्त रेखा को काट दिया गया। वह क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था? गंभीर रूप से घायल तेज प्रताप का चेहरा एक क्रूर रूप लिए हुए था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। कोई भी उससे निकलने वाली घुटन भरी और ठंडी हत्यारी आभा को महसूस कर सकता था। भानु प्रताप की मृत्यु का मतलब यह भी था कि त्यांयन संप्रदाय ने एक प्रतिभाशाली शिष्य खो दिया, जिसने संप्रदाय के कई उच्च अधिकारियों को गुस्सा दिलाया, लेकिन उनका गुस्सा कार्यवाही में तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि यह तेज प्रताप का परिवार था जिसने पहले हमला किया था और विक्रम सिंह न्याय के पक्ष में था। वह लड़का विक्रम सिंह साम्राज्य के समर्थन पर भरोसा करते हुए हमारे त्यांयन संप्रदाय को बिल्कुल नजरअंदाज करता है। उसने पहले ही हमारे 2 शिष्यों को मार डाला है। तीसरे बड़े बुजुर्ग ईशान ने गुस्से में कहा, विक्रम सिंह अवैध रूप से काम करता है। संप्रदाय प्रमुख, हम इस लड़के को और बर्दाश्त नहीं कर सकते, वरना वह अंततः हमारे त्यांयन संप्रदाय को कुचल देगा। दूसरे बड़े बुजुर्ग नयन ने भी धमकी भरे और गुस्से में कहा। संप्रदाय प्रमुख गौरव का चेहरा बेहद भद्दा था, क्योंकि उसने एक गहरी आवाज में कहा, विक्रम सिंह वास्तव में बहुत दूर चला गया है। यह जानते हुए कि भानु प्रताप हमारे त्यांयन संप्रदाय के शिष्य हैं, उसने एक घातक वार करने की हिम्मत की।
स्पष्ट रूप से हमारे तियान्यन संप्रदाय को गंभीरता से नहीं ले रहा। वह विक्रम सिंह यह नहीं सोचना चाहिए कि तियान्यन संप्रदाय वास्तव में साम्राज्य के शाही परिवार से डरता है। गौरव खड़ा हुआ, उसकी आवाज अभी भी गहरी थी। अगर यह सामंजस्य बनाए रखने के लिए नहीं होता तो तियान्यन संप्रदाय ने इन वर्षों में आंखें क्यों बंद कर रखी थी? बड़े भाई सही कहते हैं। इन सभी वर्षों में तियान्यन संप्रदाय ने हमेशा साम्राज्य को सम्मान दिया है, लेकिन क्या साम्राज्य ने कभी हमारे तियान्यन संप्रदाय के लिए सम्मान लौटाया है? हालांकि तेज प्रताप का परिवार पहले गलत था, फिर भी साम्राज्य को विक्रम सिंह को नियंत्रित करना चाहिए था और विक्रम सिंह बेरहमी से मारने की हिम्मत नहीं करता। संरक्षक गौरव ने ठंडे लहजे में कहा, जैसे ही वह इसके बारे में सोचता और ज्यादा गुस्सा हो जाता। संप्रदाय प्रमुख, इस बार साम्राज्य को सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं है, न ही साम्राज्य के साथ शब्दों को बर्बाद करने की जरूरत है। ईशान ने गंभीरता से और गुस्से में कहा, पिताजी, तीसरे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं। भानु प्रताप हमारा साथी वरिष्ठ भाई था और अब जब विक्रम सिंह ने उसे मार डाला है तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। छोटे भाई सभी भानु प्रताप का बदला लेने के लिए उत्सुक हैं। एक युवक ने ठंडे लहजे में कहा। वह अतुल था, तियान्यन संप्रदाय का युवा संप्रदाय प्रमुख। इस बार अगर तियान्यन संप्रदाय ने कार्यवाही नहीं की तो शिष्य विद्रोह कर सकते हैं। अगर एक शिष्य मारा जाता है और तियान्यन संप्रदाय कुछ नहीं करता तो तियान्यन संप्रदाय में रहने की हिम्मत कौन करेगा? एक तियान्यन संप्रदाय के शिष्य के रूप में उसे संप्रदाय द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, न कि धमकाया या मारा जाना चाहिए। इसके बावजूद तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि विक्रम सिंह केवल एक साम्राज्य का महासेनापति नहीं है, वह एक 5वें ग्रेड का थॉट फार्मिंग इंस्ट्रूमेंटेशन आर्टिफैक्ट रिफाइनर भी है। वह एक रसायनज्ञ भी है। संप्रदाय प्रमुख गौरव ने गंभीरता से कहा, पूरी तरह से जानते हुए कि एक 5वें ग्रेड आर्टिफैक्ट रिफाइनर की पहचान कितनी भयानक है। ठीक इसी वजह से गौरव एक स्टैंड लेने में संकोच कर रहा था। यह सुनकर संरक्षक और बड़े बुजुर्ग दोनों चुप हो गए। एक 17 वर्षीय लड़का विक्रम सिंह दोनों एक आर्टिफैक्ट रिफाइनर और रसायनज्ञ के रूप में भयानक पहचान रखता था और उसमें अविश्वसनीय प्रतिभा थी। क्या उसने यह सब सिर्फ किस्मत से हासिल किया होगा? क्या विक्रम सिंह के पास एक शक्तिशाली समर्थक है? यही हमारे संप्रदाय को सबसे ज्यादा चिंतित करता है। तुम मुख्य भूमि में नहीं रहे होंगे और यह नहीं समझते होंगे कि एक 5वें ग्रेड का आर्टिफैक्ट रिफाइनर कितना भयानक है, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि त्यान युवान दायरे और स्वर्गीय मानव दायरे के विशेषज्ञ कितने भयानक हैं। उन्हें उनके सामने अत्यधिक सम्मान दिखाना पड़ता है। किसी को जो विक्रम सिंह को पोषित करने में सक्षम है वह जबरदस्त रूप से भयानक होना चाहिए, गौरव ने भारी गंभीरता के साथ कहा। यह सुनकर हॉल में कई शक्तिशाली शख्सियतों को अभिव्यक्ति में एक नाटकीय बदलाव का अनुभव हुआ। त्यान युवान दायरे और स्वर्गीय मानव दायरे के विशेषज्ञों को ऐसी एक इकाई के सामने झुकना पड़ा। यह कितना भयानक था। एक 5वें ग्रेड आर्टिफैक्ट रिफाइनर का अस्तित्व वास्तव में डरावना है, एक 6ठे ग्रेड के रसायनज्ञ के बराबर है। इसके अलावा विक्रम सिंह एक 5वें ग्रेड का थॉट फार्मिंग इंस्ट्रूमेंटेशन आर्टिफैक्ट रिफाइनर है। ऐसे दिव्य कौशल शायद पूरे मुख्य भूमि में उसके जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा। ग्रैंड एल्डर नकुल आखिरकार बोले, एक संप्रदाय जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है उसे उतना ही ज्यादा विचार करना पड़ता है। एक पल बाद गौरव ने फिर से भारी गंभीरता के साथ कहा, प्रतिभा सूची मार्शल प्रतियोगिता खत्म होने के बाद विक्रम सिंह को खत्म कर दो। त्यान्यन संप्रदाय के हस्तक्षेप करने की संभावना नहीं है। बड़े बुजुर्ग मोहित, आपकी चोटें गंभीर हैं। मुझे आपको पहले वापस ले जाना चाहिए। अनंत ने पहाड़ों में एक पुराने पेड़ के तने पर बैठे हुए कहा। त्यान्यन संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों का आगमन देखकर महेंद्र बहुत चिंतित था। महान लड़ाई खत्म होने के बाद वह और अनंत वहां से देख रहे थे, लेकिन त्यान्यन संप्रदाय की ओर से कोई कार्रवाई का संकेत नहीं था। मुझे भी यही उम्मीद है। चलो चलते हैं। महेंद्र ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल अभी भी चिंता से भरा हुआ था। त्यान्यन संप्रदाय की दिशा में एक नजर डालने के बाद अनंत ने पलक झपक तकनीक का उपयोग किया ताकि वह महेंद्र को अपने साथ ले जा सके, और वे दोनों एक पल में गायब हो गए। कहीं और अराजक भगवान पहले ही नेहा और अन्य लोगों को दिव्य घाटी की ओर ले जा रहा था। उन्हें जल्द से जल्द विक्रम सिंह को त्यान्यन संप्रदाय द्वारा तेज प्रताप के परिवार के शक्तिशाली लोगों को बचाने के बारे में सूचित करना था और अगले कदमों के लिए भी तैयारी करनी थी। उन्हें नहीं पता था कि त्यान्यन संप्रदाय हस्तक्षेप करेगा या नहीं, लेकिन उन्हें सबसे अच्छे कार्यवाही के लिए तैयारी करने की जरूरत थी। लाल खून वाला पक्षी लगातार उड़ता रहा और 2 दिन बाद शांतनय और अन्य लोग पहले ही उन पहाड़ों में प्रवेश कर चुके थे जहां दिव्य घाटी स्थित थी, और वे घाटी की ओर अपनी यात्रा जारी रख रहे थे।
दिव्य घाटी तक पहुंचने से पहले ही विक्रम सिंह की चोटें पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और उसके कौशल में भी थोड़ा सुधार हुआ था। पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए शांतनु और ध्रुवराज दोनों ने राहत की सांस ली, क्योंकि सीमा की रखवाली कर रहे सम्रांत सैनिकों ने अभी तक दिव्य घाटी के रास्ते को बंद नहीं किया था। भले ही इसे बंद कर दिया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रास्ते की रखवाली करने वाला जनरल शौर्य था। शौर्य को यहां देखकर विक्रम सिंह ने अनुमान लगाया कि विशाल ने व्यक्तिगत रूप से दिव्य घाटी का प्रभार लिया था। दिव्य घाटी के बाहरी इलाके में पहुंचते ही सभी को एक बेहद समृद्ध प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई, जिसने उन्हें विस्मय से हिला दिया। अंदर के रास्ते में उन्हें साम्राज्य के बहुत सारे सैनिक मिले जो कड़ी सुरक्षा दिखा रहे थे। दिव्य घाटी के किनारे पर 4 महान साम्राज्यों के बल बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। प्रत्येक के अपने जनरल थे। दिव्य घाटी विशाल संसाधनों और अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों के साथ एक अद्भुत पवित्र भूमि थी, जिसकी सभी देशों को लालसा थी। दिव्य घाटी को सुरक्षित करने के लिए 4 महान साम्राज्यों में 100 साल पहले एक महान युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप भारी हताहत हुए थे। संघर्ष तभी रुका जब एक समझौता हुआ। दिव्य घाटी विशाल थी, जिसमें उबड़ खाबड़ पहाड़ के रास्ते और पेड़ों और झाड़ियों के घने जंगल थे। जितना गहरा कोई जाता, उतनी ही समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा हो जाती। यह अभी भी दिव्य घाटी का बाहरी इलाका था और किसी को नहीं पता था कि घाटी के दिल में आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी भयावह रूप से घनी होगी। सचमुच एक जादुई जगह है। यह सारी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा कहां से आती है? दुष्यंत ने जिज्ञासा से पूछा। सुधीर हंसा और कहा, एक बार जब हम दिव्य घाटी में होंगे तो तुम इसे और भी अविश्वसनीय पाओगे। दिव्य घाटी में एक आत्मा झील है और आध्यात्मिक ऊर्जा वहां से निकलती है। दिव्य घाटी अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों से भरी हुई है। प्रत्येक आध्यात्मिक ऊर्जा को विकिरण करता है। यही कारण है कि यहाँ इतनी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा है। एक बार वहां जाने के बाद सुधीर दिव्य घाटी से कुछ हद तक परिचित था, कम से कम दुष्यंत और अन्य लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा। हाँ, यह एक चमत्कारी जगह है, विक्रम सिंह ने आश्चर्य से कहा। पहाड़ी क्षेत्र के बाहरी इलाके में प्रवेश करते ही उसने पहले ही औषधीय जड़ी बूटियों की खुशबू को पकड़ लिया था। दुर्भाग्य से दिव्य घाटी अभी भी बहुत दूर थी और उनके पास घूमने का समय नहीं था। विक्रम सिंह और अन्य शांतनु का पीछा करते हुए जटिल जंगल में दौड़ रहे थे। रास्ता जाने बिना कोई भी दिव्य घाटी को कभी नहीं खोज सकता था। विक्रम पहाड़ी क्षेत्र के बाहरी इलाके में प्रवेश करने के तुरंत बाद पीछे से राघव की चीख आई। राघव! नेहा! विक्रम सिंह ने आश्चर्य से चिल्लाया वापस मुड़कर। नेहा और अन्य लोगों को सुरक्षित रूप से पहुंचते देखकर उसने पूरी तरह से राहत महसूस की। नेहा, राघव, मीनाक्षी, जयंत और अराजक भगवान तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनकी गति का श्रेय पलक झपक तकनीक को था और उन्होंने अनगिनत ग्रीन एबिस मिस्टिकल पिल्स का सेवन किया था। जोखिम लेकर आगे बढ़ रहे थे। राघव की चोटें भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी, लेकिन उन्मत्त यात्रा ने उन पर एक टोल लिया था जिससे हर कोई पसीने से लथपथ था। विक्रम नेहा ने एक मीठी पसीने वाली मुस्कान के साथ अभिवादन किया। तुम सभी को सुरक्षित देखकर मुझे राहत मिली है, विक्रम सिंह ने एक मुस्कान के साथ कहा। शांतनु और अन्य लोगों को आगे बढ़ते हुए देखकर अराजक भगवान ने रिपोर्ट किया। महासेनापति त्यान्यन संप्रदाय ने तेज प्रताप और 16 अन्य लोगों को बचाने के लिए शक्तिशाली लोगों को भेजा। हम तेज प्रताप के परिवार को खत्म नहीं कर पाए। बड़े बुजुर्ग मोहित और अन्य गंभीर रूप से घायल हैं और अनंत उन्हें उपचार के लिए वापस ले गया है। त्यान्यन संप्रदाय विक्रम सिंह ने माथे पर शिकन डाली। यहाँ के रास्ते में हमें भानु प्रताप का शव मिला। तेज प्रताप का परिवार और त्यान्यन संप्रदाय दोनों को इसका पता होना चाहिए। मुझे डर है कि त्यान्यन संप्रदाय इस बार चुप नहीं बैठेगा। बड़े बुजुर्ग मोहित भी बहुत चिंतित हैं। अराजक भगवान ने सम्मानपूर्वक रिपोर्ट किया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। हमारे हताहतों की संख्या कितनी है? विक्रम सिंह ने गंभीरता से पूछा। बहुत ज्यादा नहीं। तेज प्रताप के परिवार में केवल 16 लोग बचे हैं, अराजक भगवान ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया और कहा, चलो अभी उनके बारे में चिंता ना करें। हाथ में ज्यादा महत्वपूर्ण मामले थे, जैसे कि प्रतिभा सूची मार्शल प्रतियोगिता। दिव्य घाटी में प्रवेश करने पर विक्रम सिंह की जिज्ञासा पूरी तरह से बढ़ गई थी। ऐसी एक अद्भुत पवित्र भूमि अगर कोई शीर्ष पर आ सकता है तो दिव्य घाटी में आधे महीने के लिए खेती करना संभव होगा और कौशल निश्चित रूप से बढ़ेगा। 4 महान साम्राज्यों से केवल 20 छात्रों ने प्रतिभा सूची मार्शल प्रतियोगिता में भाग लिया। शीर्ष 10 में एक जगह सुरक्षित करने से दिव्य घाटी में खेती के लिए रहने का अवसर मिलेगा, जो विक्रम सिंह के लिए एक बहुत मुश्किल चुनौती नहीं थी।
दिव्य घाटी को रखने वाले प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र की गहराई में बादल और कोहरे ने चारों ओर ऊंचे पहाड़ों के ऊपर आकाश को स्पष्ट कर दिया। गहरे पहाड़ भी एक ठंडे माहौल में डूबे हुए थे। वह क्षेत्र जहां दिव्य घाटी स्थित थी एक प्राकृतिक भूल भुलैया थी। रास्ते जाने बिना एक बार अंदर जाने पर कोई भी अपना रास्ता कभी नहीं खोज पाएगा। इस कारण से साम्राज्य के सैनिक केवल बाहर से पहाड़ी क्षेत्र को अवरोध कर सकते थे। 4 घंटे बाद शांत ने विक्रम सिंह और अन्य लोगों को दिव्य घाटी तक पहुंचा दिया था। शक्तिशाली आभा हवा में बह रही थी जो विभिन्न साम्राज्यों के कुलीन अकादमियों से कई मजबूत व्यक्तियों और प्रतिभाशाली छात्रों को इकट्ठा कर रही थी। प्रत्येक प्रतिभाशाली छात्र में अपने बारे में गर्व की भावना थी। दिव्य घाटी के तल पर कई दर्जन जंग बड़े नीले पत्थर के मंच विशेष रूप से प्रतिभाशाली रैंकिंग की मार्शल प्रतियोगिताओं के लिए बनाए गए थे। कितनी विशाल मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा यह व्यवहारिक रूप से एक प्राकृतिक आत्मा इकट्ठा करने वाली सरणी है। रास्ते भर अनगिनत स्वर्गीय खजाने और अनमोल औषधीय जड़ी बूटियां हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी 4 साम्राज्य इसके स्वामित्व के लिए होड़ कर रहे हैं। विक्रम सिंह ने चुपके से आश्चर्य से कहा, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहरी क्षेत्रों की तुलना में 10 गुना से ज्यादा मजबूत थी। बस खड़े होकर कोई भी उनकी ओर दौड़ रही विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था जो बेहद सुखद था। विक्रम, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा आकाश मंडप की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रचुर है। राघव ने सदमे में चिल्लाया। नेहा भी हैरान लग रही थी। यह दिव्य घाटी का सिर्फ तल है। आत्मा झील घाटी के अंदर होनी चाहिए। अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा और भी ज्यादा विशाल होगी। नेहा आखिरकार मुख्य भूमि से आई थी और अच्छी तरह से यात्रा की हुई थी। उसे हैरान करना ही काफी था जिससे यह पता चला कि दिव्य घाटी कितनी असाधारण थी। महान जनरल शांतनय, ध्रुवराज और अन्य ने तुरंत विशाल को सलाम किया। हेडमास्टर शांतनय, बड़े बुजुर्ग ध्रुवराज, बहुत समय हो गया। विशाल ने एक मुस्कान के साथ विनम्रता से कहा। विक्रम सिंह को एक सम्मानजनक नजर के साथ देखते हुए इतने सारे लोगों के आसपास होने के कारण विशाल भी विक्रम सिंह की पहचान को प्रकट करने की हिम्मत नहीं करता था। दयानंद साम्राज्य की व्यक्तिगत रूप से विशाल द्वारा निगरानी की जा रही थी, जो कई स्काई शैडो घुड़सवारों और ब्लैक फ्लैग आर्मी के सदस्यों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाया था। सैनिकों की निगाहें विक्रम सिंह की ओर सम्मान और उत्साह से भरी थी। जलचंद साम्राज्य, त्यानवू साम्राज्य और लयन साम्राज्य से महान जनरल और सम्रांत सैनिक भी दिव्य घाटी में इकट्ठा हुए, जिसका एकमात्र उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखना था। त्यान अकादमी सबसे अंत में पहुंची। अन्य 3 अकादमियों के छात्रों ने अपनी निगाहें विक्रम सिंह और उसके समूह पर टिकी हुई थी। हालांकि एक संक्षिप्त नजर के बाद उनकी निगाहें अंततः नेहा पर केंद्रित हो गई। उसकी सुंदरता ने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित किया। प्रतिभाशाली छात्र टकटकी लगाए हुए थे, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध। इस बीच शांत ने, ध्रुवराज और कई अन्य उच्च रैंकिंग शख्सियतों ने अन्य अकादमियों के उच्च अधिकारियों को विनम्रता से सिर हिलाया। बिना किसी दुश्मनी के काफी सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया। वह युवक अपनी ताकत को अच्छी तरह से छिपा रहा है। मैं उसके कौशल की गहराई का पता भी नहीं लगा सकता, एक बड़े बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उसने विक्रम सिंह को देखा। यह लड़का साधारण नहीं है। हर बार जब एक प्रतिभाशाली रैंकिंग प्रतियोगिता होती है तो एक चमत्कार होता है। मेरा मानना है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। तीनों अकादमियों के उच्च रैंकिंग शख्सियतों ने सहमति में थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि प्रतिभाशाली छात्र विक्रम सिंह के कौशल स्तर का आकलन नहीं कर सके। वे थोड़ा भी चिंतित नहीं थे और केवल अकादमियों के उच्च अधिकारी थोड़े चिंतित थे। अन्य अकादमियों के प्रतिभाशाली छात्र सभी बहुत मजबूत। सबसे कमजोर युवान डैन दायरे के तीसरे स्तर पर है। विक्रम, ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, दुष्यंत ने गंभीरता से कहा। प्रतिभाशाली रैंकिंग के लिए प्रतियोगिता अविश्वसनीय रूप से भयंकर थी। युवान डैन दायरे के 5वें स्तर पर 3 है। सुधीर ने अपनी भौहें चढ़ाई, अंदर से चिंतित। त्यान अकादमी में यह सुधीर था जिसके पास सबसे मजबूत कौशल था। फिर भी वह केवल युवान डन दायरे के 4थे स्तर पर था और 1 महीने के एकांत के बाद भी 5वें स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। जलचंद साम्राज्य वास्तव में डरावना है। युवान डैन दायरे के 5वें स्तर पर 1 और 4थे स्तर पर 2। उनके पास पहले से ही लगभग आधे स्थान हैं। मुकुल ने सदमे में कहा, ऐसा लगता है कि शीर्ष 10 में जगह बनाना उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। विक्रम सिंह ने एक सूखी मुस्कान के साथ कहा। उसने वास्तव में अन्य अकादमियों के प्रतिभाशाली छात्रों को कम करके आंका था। हाय, हमारे पास वास्तव में कोई उम्मीद नहीं है, दुष्यंत ने एक कड़वी मुस्कान के साथ लाचारी से कहा। तुलना में त्यानंद अकादमी के छात्र सबसे कमजोर थे।
शीर्ष 10 में प्रवेश करना बस एक असंभव उम्मीद थी। त्यान अकादमी अभी भी इतनी कमजोर है। युवान डैन दायरे के 5वें स्तर पर एक भी व्यक्ति नहीं है। ऐसा लगता है कि इस साल तुम्हारे पास शीर्ष 10 में कोई नहीं होगा। जलचंद साम्राज्य का एक प्रतिभाशाली युवान डैन दायरे के 4थे स्तर पर घमंड से व्यंग किया। सुधीर, मैंने सोचा था कि तुम युवान डन दायरे के 5वें स्तर तक पहुंच गए होंगे। क्या अफसोस है? एक और प्रतिभाशाली ने तिरस्कार के साथ कहा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह अभी भी तियान अकादमी है जो फिर से सबसे नीचे है। क्या तियानंद साम्राज्य में एक भी सभ्य प्रतिभाशाली नहीं है? कई प्रतिभाशाली छात्रों ने मजाक उड़ाया। उनकी आंखें उपहास से भरी थी। इसे छिपाने की कोई परवाह नहीं थी। सुधीर और दुष्यंत इतने क्रोधित थे कि वे उदास हो गए। अपनी मुट्ठी कसकर भी ली। उन छात्रों को थप्पड़ मारने की इच्छा रखते हुए यह कमीने दुष्यंत ने अपने दांत पीसते हुए और गर्जना की। उसकी आंखों से लगभग क्रोध निकल रहा था। विक्रम सिंह दूसरी ओर बहुत शांत रहा। उन छात्रों से ठंडे व्यंग और मजाक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। बात करने से क्या फायदा? असली कौशल कार्यवाही से दिखाए जाते हैं। अकादमियों के उच्च अधिकारियों ने अपने खुद के छात्रों पर घूर कर देखा, जिससे उन्होंने आखिरकार अपना मुंह बंद कर लिया। जलचंद साम्राज्य के जलचंद अकादमी के हेडमास्टर ने मंच पर टेलीपोर्ट किया और गंभीरता से कहा, प्रमासिक प्रतिभा रैंकिंग लड़ाई 1/4 घंटे में शुरू होगी। जो छात्र भाग ले रहे हैं कृपया तैयार रहें। हम इस बार यह अभी भी हमारी जलचंद अकादमी होगी जो पहला स्थान हासिल करेगी। पहला स्थान त्यानवो अकादमी का है। छात्रों ने उत्साह से गर्जना की। लड़ने की भावना से भरे हुए प्रत्येक का एक एटीट्यूड था जो प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार था। बाकी गुरुकुलों के छात्रों की तुलना में देवुरु गुरुकुल के छात्रों में उतना उत्साह नहीं था। मुकाबला शुरू होने से पहले ही वे आधा युद्ध हार चुके थे। देवुरु गुरुकुल सबसे कमजोर था और दूसरे गुरुकुलों के छात्र उन्हें बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इस साल की अद्भुत युद्ध कला प्रतियोगिता 3 साल पहले से भी ज्यादा मुश्किल है। 3 साल पहले सिर्फ एक वरुण था जो युवा दान के 5वें स्तर पर था, लेकिन इस बार 3-3 है। मुझे लगता है कि विक्रम और बाकी लोग शीर्ष 10 में भी नहीं पहुंच पाएंगे। शर्मा जी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। अपना मुंह बंद रखो। यह मत भूलो कि राजेश को विक्रम ने ही मारा था। विक्रम की ताकत उनकी ताकत से कम नहीं है। मीना ने शर्मा जी को डांटते हुए धीरे से कहा और उन्हें एक सख्त नजर डाली। यह सुनकर शर्मा जी की आंखें अचानक चमक उठी। उन्होंने अपना माथा थपथपाया और बोले, यह तो मैं भूल ही गया था। लगभग 15 मिनट बाद शूरवीर गुरुकुल के प्रधान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह हर 3 साल में होने वाली युद्ध कला प्रतियोगिता है। इसमें गुप्त हथियारों का उपयोग वर्जित है और किसी की जान लेना भी मना है। अखाड़े से बाहर गिरना हार माना जाएगा। हालांकि चारों प्रमुख गुरुकुलों के बीच चर्चा के बाद इस साल से केवल 3 स्थान ही होंगे। क्या 3 स्थान? क्या यह 10 स्थान नहीं थे? यह 3 में क्यों बदल गए हैं? 3 स्थान। तो क्या अब हमें अमृत सरोवर में साधना करने की कोई उम्मीद नहीं है? यह सुनकर जिन छात्रों में जोश भरा था, उनके चेहरे पर गर्व और खुशी के भाव तुरंत गायब हो गए। उनके चेहरे पर गुस्सा और शिकायतें थी। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि वे कितने भी नाराज या परेशान क्यों ना हो, यह बेकार था। चारों प्रमुख गुरुकुलों का फैसला अंतिम था और वे इसे बदलने में असमर्थ थे। 3 स्थान। श्रीनाथ जी का चेहरा और भी गंभीर हो गया। इसका मतलब था कि मुकाबला और भी कठिन होगा और उनके दिल में कोई आत्मविश्वास नहीं था। अभिषेक ने कंधे उचकाए और आत्मनिंदा करते हुए कहा, कितने भी स्थान हो, मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। शूरवीर गुरुकुल के प्रधान ने अपनी बात जारी रखी। केवल शीर्ष 3 को ही 1 महीने के लिए अमृत सरोवर में साधना करने का सौभाग्य मिलेगा। जो शीर्ष 10 में आएंगे उन्हें भी भरपूर इनाम दिया जाएगा। अद्भुत युद्ध कला प्रतियोगिता अब शुरू होती है। विभिन्न राज्यों के सेनापति और उनके विशेष सैनिक भी बहुत उत्सुक थे। उनकी नजरें उन 20 छात्रों पर टिकी हुई थी। मुकाबला इतना मुश्किल होने के कारण शीर्ष 3 स्थान कौन से 3 छात्र हासिल करेंगे? हर गुरुकुल के वरिष्ठ सदस्य उम्मीद से भरे हुए थे। हर कोई चाहता था कि उनके छात्र जीते और इससे भी ज्यादा कि वे शीर्ष 3 में आए। विक्रम, क्या तुम शीर्ष 10 में आने को लेकर आश्वस्त हो? नेहा विक्रम सिंह के पास आई और धीरे से पूछा। विक्रम ने नेहा की ओर देखा और गंभीर भाव से कहा, यह सभी प्रतिभाशाली बहुत शक्तिशाली हैं। शीर्ष 10 में आना मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। यह किस्मत पर निर्भर करता है। हालांकि शीर्ष 3 में आना स्वर्ग तक चढ़ने जितना कठिन है।
अगर वह भाग्यशाली रहा कि उसे युवान दान के 5वें स्तर के किसी प्रतिभाशाली से मुकाबला ना करना पड़े तो विक्रम को शीर्ष 10 में आने का पूरा भरोसा था। लेकिन अगर उसका भाग्य खराब रहा तो शीर्ष 10 में आना तो दूर, वह शीर्ष 3 में भी नहीं पहुंच पाएगा। युद्ध कला प्रतियोगिता के नियम सरल थे। हारने वाले बाहर हो जाते थे और जीतने वाले आगे बढ़ते थे। एक पर्ची खींचकर अपना प्रतिद्वंद भी चुना जाता था, लेकिन कोई भी अपने ही गुरुकुल के छात्र को नहीं चुनता था। केवल बाकी 3 गुरुकुलों से ही चुनना होता था। यह पहले से ही तय था। छात्र एक एक करके पर्चियां खींचने लगे, कुछ लोगों को छोड़कर जो पहले मिल चुके थे। बाकी लोग नहीं जानते थे कि उन्होंने किसे चुना है, क्योंकि चारों प्रमुख गुरुकुलों के छात्र एक दूसरे से ज्यादा परिचित नहीं थे और उनका आपस में बहुत कम मेलजोल था। विक्रम सिंह कौन है? नंबर 1 कौन से गुरुकुल से? अभिषेक, यह तो शौर्यपुर के छोटे राजा हैं। बहुत भाग्यशाली, उन्होंने शौर्यपुर के नंबर 1 प्रतिभाशाली को ही चुना है। श्रीनाथ, एक अच्छा प्रतिद्वंदी। जैसे जैसे वे पर्चियां खींच रहे थे, छात्र अपने अपने प्रतिद्वंदी को खोज रहे थे, जिनसे वे पहले नहीं मिले थे और उन्हें पता नहीं था कि कौन कौन है। फिर से पहला आदित्य, मुझे उम्मीद है कि वह युवानदान के 5वें स्तर पर नहीं होगा। विक्रम ने निराशा से सिर हिलाया। गुरुकुल की प्रतियोगिता में भी विक्रम का पहला मुकाबला था। राजेश, तुम्हारे हाथों से मारा गया। तुम किस बात से डर रहे हो? मेघराज ने धीरे से कहा। विक्रम ने सिर हिलाया और उदासीनता से जवाब दिया, वह अलग था। उस समय वह घायल था, नहीं तो मैं उसे मार पाने के बारे में निश्चित नहीं था। यह सभी बहुत शक्तिशाली हैं, उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। बेशक यह कहा जा सकता है कि राजेश बहुत शक्तिशाली था। अगर वह घायल नहीं होता तो विक्रम उसके लिए कोई मुकाबला नहीं होता। पर्चियां खींचने के बाद और नाम नोट करने के बाद शूरवीर गुरुकुल के प्रधान ने घोषणा की, नंबर 1 विक्रम सिंह नंबर 1 आदित्य से लड़ेंगे। विक्रम सिंह, आदित्य। दर्शक भ्रमित होकर चारों ओर देखने लगे। सेना नायक शौर्यपुर के सैनिक तुरंत उत्साहित हो गए और लगभग सेना नायक के लिए चिल्लाने लगे। उनकी उत्सुक नजरें विक्रम सिंह की ओर मुड़ गई। वे सभी सूर्य गुरुकुल के प्रतिभाशाली शिष्य राजेश के बारे में जानते थे, जो विक्रम सिंह के हाथों मारा गया था। उसकी ताक स्वाभाविक रूप से सवालों से परे थी। सेना नायक की ताक पहले ही छोटे राजा से ज्यादा हो गई है और उन्हें अब राज्य का नंबर 1 प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। यह सच में रोमांचक है। यह अफसोस की बात है कि मैं सेना नायक और राजेश के बीच की लड़ाई नहीं देख पाया। प्रताप ने मन ही मन सोचा, विक्रम सिंह हारना नहीं। अभिषेक ने उसे प्रोत्साहित किया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसी क्षण एक विशाल व्यक्ति पहले ही मंच पर कूद चुका था। उसके पैरों के उतरने से एक जोरदार आवाज हुई और शक्तिशाली बल से अखाड़ा थोड़ा कांप गया। वह विशाल व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि आदित्य था। युवान दान के 3रे स्तर की पराकाष्ठा था। उसकी ताकत कम नहीं है, तो वह अग्निदेव गुरुकुल से है। दूसरा वाला कहां से है? विशाल व्यक्ति को मंच पर आते देख दर्शकों को एहसास हुआ कि वह अग्निदेव गुरुकुल का छात्र था। वह पहले ही 4थे स्तर में आधा कदम रख चुका है। विक्रम सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर एक एक कदम करके अखाड़े में प्रवेश किया। अच्छा है कि प्रतिद्वंद भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। विक्रम की ताकत से उसे जीत जाना चाहिए। अभिषेक ने राहत की सांस ली। आखिरकार सभी प्रतिभाशाली छात्र थे और अभिषेक पूरे भरोसे के साथ नहीं कह सकता था कि विक्रम जीतेगा। शर्मा जी और देवगुरु गुरुकुल के सभी लोगों ने भी राहत की सांस ली। तो वह देवगुरु गुरुकुल से है। उसने बहुत शांत रहकर काम किया है, उसे कम नहीं समझना चाहिए। वे बड़बड़ाए तो वह विक्रम सिंह है। हालांकि उसकी साधना स्पष्ट नहीं है। वह ज्यादा शक्तिशाली नहीं लग रहा है। कुछ ने अनुमान लगाया, वह लड़का जरूर हारेगा। देवगुरु गुरुकुल हमेशा से कमजोर रहा है। विक्रम सिंह को मंच पर आते देख लोगों को अब जाकर पता चला कि वह देवगुरु गुरुकुल का छात्र था और कई लोगों ने निजी तौर पर सिर हिलाया। हालांकि विभिन्न गुरुकुलों के वरिष्ठ अधिकारी साथ ही सेनापति भी इस युवक के बारे में काफी उत्सुक थे जिसने इतनी शांत प्रवृत्ति रखी थी। देवगुरु गुरुकुल का यह छात्र बहुत रहस्यमय है। अपनी ताक को इस हद तक छिपा रहा है कि मैं भी उसे नहीं देख पा रहा हूं। इस लड़के को कम नहीं समझना चाहिए। शूरवीर राज्य के महासेनापति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राज्य के एक और सेनापति ने सहमति में सिर हिलाया। वह जल्दबाजी या लापरवाही नहीं करता।
बहुत शांत है और उसके चेहरे पर हार मानने का भाव नहीं है। मैं उसकी असली ताक देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। जैसे ही विक्रम सिंह मंच के पास पहुंचा, पूरा स्थल शांत हो गया। लड़के जल्दी चलो, मेरे हाथ पहले से ही लड़ने के लिए खुजली कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। आदित्य एक विशाल आकृति हंसते हुए घमंड से बोला। वह विक्रम सिंह पर अपनी जीत को लेकर पूरी तरह निश्चित था। यह सुनकर विक्रम सिंह ने उत्साहित आदित्य की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसा तुम चाहो। धूम जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विक्रम सिंह ने नागदेव की शक्ति को सक्रिय किया। जमीन पर कदम रखा और एक जोरदार आवाज के साथ वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। युवान दान का 5वां स्तर बहुत कमजोर। मुझे पता था देवगुरु गुरुकुल के छात्र कमजोर हैं। सच में उबाऊ लड़ने की जरूरत नहीं है, बस हार मान लो। छात्र एक के बाद एक मजाक उड़ाने लगे। उनकी आंखों में तिरस्कार लगातार बढ़ता गया। सीधा मुकाबला चाह रहा है, यह लापरवाह है। दूसरे गुरुकुल के एक छात्र ने ठंडी हंसी के साथ खुशी जताई। हालांकि शायद वे यह नहीं समझ पाए थे कि इस समय देवगुरु गुरुकुल के प्रधान और अन्य वरिष्ठ साथी श्रीनाथ जी और अन्य 3 छात्र सभी हैरान थे। उनके चेहरे पर सदमे का भाव था। सूर्य गुरुकुल और प्रतापगढ़ गुरुकुल अपने गुरुकुलों के वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते वे भी डर से कांप रहे थे। युवान दान का 3रा स्तर अभिषेक एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। आश्चर्य से बार बार पलकें झपकाता हुआ, क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? यह क्या हो रहा है? 1 महीने में विक्रम ने 2 स्तर कैसे पार कर लिए? सूर्य गुरुकुल ने खोए हुए अंदाज में कहा, यह असंभव है। विक्रम सिंह इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता। प्रतापगढ़ गुरुकुल और अन्य सभी हैरान थे। गुरुकुल की प्रतियोगिता में विक्रम सिंह ने अभी अभी युवान दान के पहले स्तर को पार किया था। एक तथ्य जिसे गुरुकुल के सभी छात्रों और शिक्षकों ने देखा था। फिर भी प्रतियोगिता के अंत के बाद सिर्फ 1 महीने में विक्रम सिंह ने युवा दान के पहले से 3रे स्तर तक आश्चर्यजनक रूप से प्रगति की थी। यह किस तरह की भयानक साधना की गति थी? सूर्य, गुरुकुल और अन्य लोग चाहते थे कि उन्होंने गलत देखा हो और वे यह विश्वास नहीं करना चाहते थे कि विक्रम सिंह इतना भयानक था। धूम एक पल में विक्रम सिंह जो आगे बढ़ा था ने आदित्य की ओर एक मुक्का मारा और एक जोरदार आवाज के साथ उसके मुक्के को अचानक एक बहुत शक्तिशाली बल द्वारा रोक दिया गया। केवल उस बल की शक्ति ही विक्रम सिंह के हमले को रोकने के लिए काफी थी। क्या आदित्य सचमुच इतना शक्तिशाली था? इस दृश्य को देखकर सभी ने फिर से सिर हिलाया, जैसे कि उन्होंने पहले ही परिणाम की भविष्यवाणी कर दी थी। लड़के, क्या यही तुम्हारी ताकत की सीमा है? युवान दान का तुम्हारा 3रा स्तर काफी कमजोर है। आदित्य ने उपहास भरी नजर और हल्की मुस्कान के साथ कहा। बिना किसी घबराहट के विक्रम सिंह ने उदासीनता से जवाब दिया, ओह, क्या ऐसा है? हाँ, आदित्य ने अचानक एक जोरदार आवाज निकाली और भी अधिक हिंसक शक्ति को बाहर निकाला और भयंकर बल ने विक्रम सिंह को 6 या 7 मीटर दूर फेंक दिया। अगले ही पल आदित्य ने जोरदार हमला किया। अपनी विशाल आकृति के बावजूद उसकी गति बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। जैसे पहाड़ से उतरता हुआ एक बाघ, उसकी गति बहुत ज्यादा थी। तुम बहुत कमजोर हो, नीचे उतरो। आदित्य ने एक भयंकर मुक्का मारते हुए चिल्लाया। मैं थोड़ी देर और रहना चाहूंगा। विक्रम सिंह ने चुनौती देते हुए मुक्का वापस मारा। धूम धूम उनके मुंह के जोरदार तरीके से टकराए और टक्कर के शक्तिशाली बल से जमीन में दरारें पड़ गई। एक कठिन मुकाबले के बाद विक्रम सिंह को एक बार फिर से दूर फेंक दिया गया। वह आदित्य की शक्तिशाली शक्ति का सामना करने में असमर्थ था और स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ रहा था। ऐसा लगता है जैसे वह तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि उसे ठोकर ना लग जाए। वह मुसीबत मोल ले रहा है। एक और कड़ी टक्कर और लड़का घायल हो जाएगा। मैं इसे देख नहीं सकता। छात्र और राज्य के सैनिक महसूस कर रहे थे कि वे अब इसे और नहीं देख सकते। एक और मुक्का मंच से हटो, आदित्य ने चिल्लाया और एक बार फिर से आगे बढ़ा। धूम 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 बार बार कड़ी टक्करों के साथ आदित्य अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए हर बार विक्रम सिंह को दूर फेंकने में कामयाब रहा, लेकिन वह एक बार भी विक्रम सिंह को मंच से बाहर नहीं कर पाया। इसके अलावा आदित्य की भयानक शक्ति का सामना करते हुए विक्रम सिंह, जो पूरी तरह से कमजोर पड़ रहा था, चमत्कारी रूप से अछूता था। युवान दान के 3रे स्तर पर युवान दान के 3रे स्तर की पराकाष्ठा का सामना करते हुए वह पूरी तरह से अछूता था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, वहां मौजूद सभी ने ध्यान दिया। तिरस्कार और मजाक धुएं की तरह गायब हो गए।
उनकी जगह गंभीरता ने ले ली। विक्रम सिंह अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था। यह लड़का आदित्य को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा है। प्रतिभाशाली छात्रों के दिमाग में एक विचार आया। आदित्य को खुद इस बात का एहसास हो गया था और उसके चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए थे। आदित्य की साधना के स्तर के साथ उसकी असली युद्ध क्षमता युवानदान के चौथे स्तर के साधक का सामना करने के लिए पर्याप्त थी और उसकी ताकत निश्चित रूप से कम नहीं थी। आदित्य लंबा और हट्टा कट्टा था। अपनी जबरदस्त ताकत के लिए जाना जाता था और वह कभी भी सीधे मुकाबले से नहीं डरता था। यह लड़का थोड़ा अजीब है। हालांकि वह कमजोर लग रहा है। वह मेरी पूरी ताकत को झेल पा रहा है। वह बिल्कुल घायल नहीं है। क्या वह मेरे साथ खेल रहा है? आदित्य ने मन ही मन सोचा। उसके दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। पहले आदित्य ने विक्रम को कमजोर समझा था और उसे एक साधारण चाल से अखाड़े से बाहर निकालने का इरादा किया था। लेकिन अब यह इतना आसान नहीं लग रहा था। प्रत्येक हिंसक टक्कर ऐसी लग रही थी मानो विक्रम हवा में उड़ गया हो। लेकिन वह पूरी तरह से अछूता रहा और उसने आदित्य की सारी ताक को रोक दिया। मैं तुम्हें कमा अद्भुत युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने वाला कोई भी बिना कौशल के नहीं हो सकता, आदित्य ने भयंकर अंदाज में कहा। उसकी बाघ जैसी आंखों में एक क्रूर चमक दिखाई दी। एक शक्तिशाली आभा उमड़ने लगी और आदित्य के शरीर से जबरदस्त ताक बाहर निकली। उसका चेहरा शांत था। वह चीजों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार था। तुम कमजोर नहीं हो, विक्रम ने गंभीरता से कहा। असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। आदित्य का गंभीर व्यवहार यह दिखाने के लिए काफी है कि विक्रम की ताकत अच्छी खासी है। हालांकि आदित्य जब गंभीर होगा तो वह और भी मजबूत होगा। अग्निदेव गुरुकुल के एक प्रतिभाशाली छात्र ने आदित्य की ताक पर पूरे विश्वास के साथ हल्की मुस्कान के साथ कहा। एक और छात्र ने कहा, विक्रम की ताक ज्यादा से ज्यादा युवानदान के तीसरे स्तर की पराकाष्ठा पर है। वह आदित्य के लिए कोई मुकाबला नहीं है। धम आदित्य भयंकर ताकत के साथ जोर से फटा। एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज हुई और वह पूरी गति से विक्रम की ओर बढ़ा। उसकी ताकत और गति पहले से कई गुना ज्यादा थी। विक्रम कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था। वह भी आगे बढ़ा। उसकी गति भी उसी तरह बढ़ गई थी। धम भनभनाहट, पलक झपकते ही दोनों एक मुके से टकराए जिससे एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। भयंकर बल से मन छिल गया। जमीन में दरारें पड़ गई और चारों ओर बल की एक तूफानी लहर फैल गई। ओह, तुम्हारे पास सच में इतनी ताकत है, आदित्य ने आश्चर्य से चिल्लाया। विक्रम को देखते हुए उसे थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था। क्या तुमने खुद नहीं कहा था, बिना किसी क्षमता के कोई अद्भुत युद्ध कला प्रतियोगिता में कैसे भाग ले सकता है? विक्रम ने उदासीनता से कहा। इस मुके से मुके की टक्कर में विक्रम पहले की तरह हवा में नहीं उड़ा। वह आधा कदम भी पीछे नहीं हटा। यहां तक कि जब आदित्य ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया तो वह विक्रम को 1 इंच भी हिला नहीं पाया। यहां तक कि उसके माथे पर शिकन भी नहीं आई। कितना शक्तिशाली उसकी ताकत आदित्य से कम नहीं हो सकती। यह लड़का बहुत अंदर तक छिपा हुआ था। उसने लगभग हमें बेवकूफ बना दिया था। सभी प्रतिभाशाली छात्र काफी चकित थे और यहां तक कि सेनापतियों को भी लगा कि उन्होंने गलत अंदाजा लगाया है। धम 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 भनभनाहट, तीव्र लड़ाई जारी रही। आदित्य ने विक्रम के खिलाफ भयंकर हमले किए। धमाके कभी नहीं रुके और ऊर्जा की हलचल अंतहीन थी। उच्च तीव्रता की टक्करों के बीच विक्रम पीछे नहीं रहा। देख रहे छात्र और सेनापति हक्के बक्के थे। युवानदान के तीसरे स्तर पर विक्रम सच में तीसरे स्तर की पराकाष्ठा के खिलाफ अपनी जगह बनाए रखने में सक्षम था। आदित्य की जबरदस्त ताकत के साथ वह विक्रम पर एक भी मुक्का नहीं मार पाया। विक्रम आखिर कर क्या रहा है? अभिषेक ने माथे पर बल डालकर कहा। जैसे जैसे वह देख रहा था वह बेचैन होता जा रहा था। क्या वह अपनी ताक बचा रहा है? श्रीनाथ ने भ्रमित होकर अनुमान लगाया। उन्होंने पहले ही विक्रम की जबरदस्त क्षमताओं को देखा था। विक्रम के बारे में उनकी समझ के आधार पर जो युवानदान के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था उसे कम से कम युवानदान के 5वें स्तर के किसी व्यक्ति का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। विक्रम युवानदान के तीसरे स्तर को मजबूत कर रहा है। वह हाल ही में आगे बढ़ा है। अपने स्तर को मजबूत करने के बाद वह युवानदान के तीसरे स्तर की असली ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। लड़ाई मजबूती का सबसे तेज शॉर्टकट है, नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा। यह लड़का बहुत असामान्य है। 1 महीने में दोस्त आगे बढ़ना, अभिषेक ने कहा। उसके चेहरे पर ईर्ष्या थी।
फिर भी लाचारी का भाव भी था। आदित्य जितना ज्यादा लड़ा वह उतना ही ज्यादा चकित हुआ। उसके सभी भयंकर हमले पूरी तरह से अप्रभावी थे, जैसे कि विक्रम ने उन्हें पहले ही देख लिया था। विक्रम उसके चलने से पहले ही उसके कदमों का अनुमान लगा रहा था। यह केवल विक्रम के साथ आमने सामने टकराने पर था कि आदित्य को उसकी जबरदस्त ताकत का एहसास हुआ। तीव्र लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद आदित्य के हाथ पैर भी सुन्न होने लगे। विक्रम की ताक असाधारण है, नहीं ठीक कहूं तो उसकी शारीरिक ताक बहुत शक्तिशाली है और ऐसा लगता है कि उसने आदित्य की सभी तकनीकों को भी देख लिया है। आदित्य के हमलों का जरा भी असर नहीं हो रहा है। एक सेनापति ने कहा, सेनापति प्रताप, इस विक्रम का क्या इतिहास है? उसकी ताक बहुत डरावनी लग रही है। एक और सेनापति ने उत्सुकता से पूछा। यह सुनकर प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अपने प्रतिद्वंदी को कम आंकने का नतीजा अच्छा नहीं होता। वो इतना शक्तिशाली। बाकी तीनों सेनापति चकित थे। प्रताप की टिप्पणी को देखते हुए तीनों सेनापतियों ने और भी ज्यादा उम्मीद की। छात्र और सेनापति शांत थे क्योंकि जिस विक्रम का पहले मजाक उड़ाया गया था, अब वह ताक का एक ऐसा स्तर दिखा रहा था जिसने उनकी पहचान अर्जित की। प्रबल श्रेणी की मध्यस्तरीय युद्ध कला, जंगली रेत का पंजा। भयंकर घनिष्ठ युद्ध में आदित्य गुस्से से भरा हुआ धड़ा जैसे ही उसने युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया। एक विनाशकारी पंजे के प्रहार ने मंच को फाड़ दिया, जिससे वह अलग हो गया। जैसे ही आदित्य ने युद्ध तकनीक के साथ अपनी चाल चली, विक्रम जल्दी से पीछे हट गया। तीसरे स्तर के स्वर्ग का उग्र पंजा कुछ दूरी बनाते हुए विक्रम ने अपनी असली शक्ति को सक्रिय किया और दहाड़ा। उसने अचानक 3 पंजे चलाए और तीनों पंजों की ताक तुरंत बढ़ गई। उनकी ताक चौंकाने वाली थी। गड़गड़ाहट, धम्मा, भनभनाहट, उनके पंजे के प्रहार एक साथ टकराए और धमाके हुए जो पहाड़ के आधार के चारों ओर गूंज रहे थे। मंच हिल गया। ऊर्जा की लहरें बेकाबू होकर घूम गई, जिससे धूल और टूटे हुए पत्थर के बादल उड़ गए। शक्तिशाली आदित्य युद्ध कौशल की टक्कर के बाद चौंकाने वाली बात यह थी कि वह कई मीटर पीछे धकेल दिया गया था। इसके विपरीत विक्रम गतिहीन रहा। ताक के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर देख रहे छात्रों और सेनापतियों को चौंका दिया। प्रबल श्रेणी की मध्यस्तरीय युद्ध तकनीक में सच में इतनी ताकत हो सकती है? यह एक उच्च स्तरीय प्रबल श्रेणी की युद्ध तकनीक के बराबर है। आदित्य ने गंभीरता से कहा। खुश था कि वह कमजोर नहीं था, नहीं तो उस दृढ़ मुकाबले के बाद वह निश्चित रूप से घायल हो गया होता। विक्रम सिर्फ युवान दान के तीसरे स्तर पर है, वह इतना जबरदस्त नहीं हो सकता। अग्निदेव गुरुकुल के छात्र बहुत ज्यादा चकित थे, यहां तक कि प्रधान और अन्य वरिष्ठ भी इस पर विश्वास नहीं कर पाए। अब समय है, विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अभी अभी हुई लड़ाई ने धीरे धीरे उसके स्तर को मजबूत कर दिया था। हवा की सरसराहट। विक्रम ने अचानक आश्चर्यजनक गति से अपना हमला शुरू किया। उसकी आकृति बाई और दाई ओर झिलमिला रही थी। पलक झपकते ही वह आदित्य के बाई ओर दिखाई दिया और एक मुक्का मारा। हम आदित्य गुस्से में गुर्राया और उससे मिलने के लिए एक मुक्का मारा। धम्म जैसे ही उनके मुंह के टकराए, आदित्य का चेहरा बहुत ज्यादा बदल गया। उसने एक भारी ताकत को महसूस किया जो क्रूरता से उसके शरीर पर आक्रमण कर रही थी, जिससे वह पहले ही मुकाबले में 6 से 7 मीटर पीछे धकेल दिया गया। ताकत और गति दोनों बढ़ गई है। युवान दान के चौथे स्तर के एक छात्र ने आश्चर्य से चिल्लाया, यह लड़का सच में आदित्य से ज्यादा मजबूत है। कितना शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। एक एक करके प्रतिभाशाली छात्र अचंभा में चिल्लाए, यह कैसे संभव है? आदित्य की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई जब उसने विक्रम को देखा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। विक्रम पहले ही फिर से चल पड़ा था, इससे पहले कि आदित्य खुद को स्थिर कर पाता। एक और मुक्के के साथ उसके पास आ रहा था। धम्म। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत से एक और मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ आदित्य का चेहरा अचानक दर्द से ऐंठा, क्योंकि उसकी बांध से पूरे शरीर में दर्द फैल गया और वह 6 से 7 मीटर और पीछे धकेल दिया गया। यह बेतुका है। यह लड़का शुरू से ही इतनी मजबूत ताकत छिपा रहा था। आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, महसूस करते हुए कि विक्रम ने उसे शुरू से ही गंभीरता से नहीं लिया था। प्रबल श्रेणी की मध्यस्तरीय युद्ध तकनीक। गुस्से से भरकर आदित्य अपनी पूरी ताकत से पलटवार करने वाला था। छटाक, लेकिन विक्रम ने उसे अपनी युद्ध तकनीक का उपयोग करने का मौका नहीं दिया। अपनी आकृति को झिलमिलाते हुए एक बार फिर से उसके पास आया। क्या आदित्य का चेहरा फिर से बदल गया? विक्रम की गति और भी बढ़ गई थी। धम्मा जैसे ही आदित्य अपने हाथ के संकेत बना रहा था,
विक्रम का मुक्का लगा और एक हल्की फुल्की धमक के साथ उसने आदित्य के बाएं गाल पर प्रहार किया। धम्मा 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 विक्रम ने एक पागलपन भरा हमला किया। जोरदार तरीके से पलटवार किया। उसके मुंह के और लाते बेरहम थे। हर हिट के साथ और भी ज्यादा भयंकर होते जा रहे थे। आदित्य के पास पलटवार करने की कोई ताक नहीं थी। उसे बार बार मारा जा रहा था और पूरे शरीर में तीव्र दर्द फैल रहा था। आदित्य अंदर से अविश्वसनीय रूप से डरा हुआ था। यह विश्वास करने में असमर्थ था कि विक्रम इतनी भयंकर ताक छिपा सकता है। वह विक्रम के लिए कोई मुकाबला नहीं था। विक्रम बहुत शक्तिशाली है। आदित्य ने डर में सोचा, यह महसूस करते हुए कि अगर वह अपनी पूरी कोशिश करता है तो भी उसे जरा भी फायदा नहीं हो सकता। धम 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 भयंकर हमला बिना किसी दया के जारी रहा और आदित्य की चोटें गंभीर हो गई। वह मुंह से खून खांस रहा था क्योंकि उसके मां से उसकी मज्जा तक भीषण दर्द फैल रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उदाहरण चिन्ह। विक्रम के अथक हमले को देखकर पूरा मैदान शांत हो गया। छात्र और सेनापति पहले ही हक्के बक्के हो चुके थे। उनके चेहरे के भाव जम गए थे। वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। क्या युवान दान के तीसरे स्तर की साधना में सच में इतनी भारी ताकत हो सकती है? विक्रम कितना शक्तिशाली था कोई नहीं जानता था, और क्या उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था यह भी कोई नहीं जानता था। धम अंतिम मुक्का आदित्य की छाती पर एक गड़गड़ाहट भरी आवाज के साथ लगा और आदित्य का जबरदस्त शरीर जमीन पर 10 मीटर से ज्यादा दूर तक फिसल गया। आदित्य गंभीर रूप से घायल था। भारी दर्द से पीड़ित था। उसके पूरे शरीर पर कई घाव थे और अब उसमें खड़े होने की ताक नहीं थी। तुम बहुत दयालु रहे, विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जमीन पर लेटे हुए आदित्य ने विक्रम की ओर देखा और कमजोर होकर कहा, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने शक्तिशाली होगे। तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, है ना? विक्रम मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। एक तीव्र लड़ाई के बाद भी विक्रम की सांस भी नहीं फूली थी, जैसे कि उसने कभी लड़ाई ही नहीं की थी। यह लड़ाई निसंदेह विक्रम की जीत थी और यह बहुत आसान थी। इस समय छात्रों के विक्रम को देखने का तरीका बदल गया। तिरस्कार का कोई निशान नहीं था, केवल गंभीरता थी। यह विक्रम सच में बहुत शक्तिशाली है। क्या यही उसकी पूरी ताकत है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह आदित्य के सामने इतना शांत था। एक वरिष्ठ ने अचंभा से चिल्लाया, विक्रम की ताकत सच में कमजोर नहीं है, लेकिन ताकत के इस स्तर के साथ उसके लिए शीर्ष 3 में प्रवेश करना असंभव है। श्रीनाथ जैसा कोई व्यक्ति इस क्षमता को रख सकता है। दूसरे गुरुकुल के एक वरिष्ठ ने सिर हिलाया, यह जरूरी नहीं है। देवुरु गुरुकुल के प्रतापगढ़ गुरुकुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर एक वरिष्ठ ने प्रतापगढ़ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि विक्रम 3 में आ सकता है? कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। प्रतापगढ़ ने एक उदासीन मुस्कान के साथ जवाब दिया। चलो भी प्रतापगढ़ जी, हमें बस बता दो। दूसरे गुरुकुल के वरिष्ठों ने एक जवाब के लिए बेचैन होकर आग्रह किया, लेकिन प्रतापगढ़ ने कोई पक्का जवाब नहीं दिया। विक्रम जीतता है, शूरवीर गुरुकुल के प्रधान ने जोर से घोषणा की। यहां तक कि उन्होंने भी विक्रम पर एक अतिरिक्त नजर डाली। मंच से नीचे उतरते हुए विक्रम ने शूरवीर गुरुकुल के एक छात्र की ओर देखा जो पूरे समय ध्यान में बैठा था। मंच पर लड़ाई से पूरी तरह से उदासीन था, जैसे कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। विक्रम ने मंच से नीचे उतरने से पहले सिर्फ एक नजर डाली। युवान दान के 5वें स्तर पर ऐसा लगता है कि विक्रम उसकी बहुत परवाह करता है। शर्मा जी ने विक्रम की नजर को देखा और उस ध्यान में बैठे छात्र की ओर भी देखा। युवान दान के 5वें स्तर पर 3 लोगों के साथ उसकी ताक सबसे मजबूत है, इसलिए स्वाभाविक रूप से विक्रम उसकी परवाह करता है। नेहा ने फुसफुसाया। मेघराज ने सिर हिलाया, गंभीरता से बोलते हुए उसकी आभा कुछ हद तक दबी हुई है, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट है कि यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। यह सिर्फ नेहा ही नहीं थी जो इसे देख सकती थी, वहां मौजूद सभी शक्तिशाली व्यक्ति बता सकते थे और प्रतिभाशाली छात्र सभी उसे अपने सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में देखते थे। विक्रम के अखाड़े से नीचे उतरने के बाद गंभीर रूप से घायल आदित्य को भी इलाज के लिए ले जाया गया। दूसरी युद्ध कला प्रतियोगिता उसके बाद हुई। दूसरी लड़ाई शूरवीर गुरुकुल और शैव गुरुकुल के छात्रों के बीच थी। दोनों प्रतियोगी युवान के 4थे स्तर पर थे। उनकी ताक बहुत ज्यादा थी, निश्चित रूप से आदित्य से कम नहीं थी। दोनों ने तुरंत युद्ध कौशल का एक मुकाबला शुरू कर दिया।
शक्तिशाली तकनीकें एक के बाद एक उभर रही थी और तीव्र ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल रही थी, जिससे अखाड़े की जमीन पर घाव के निशान पड़ गए थे। आखिरकार शूरवीर गुरुकुल के प्रतिभाशाली छात्र ने जीत हासिल की। शूरवीर गुरुकुल के छात्रों की ताकत हमेशा से सबसे मजबूत की निशानी रही है। अमित को शूरवीर गुरुकुल के एक प्रतिभाशाली छात्र के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। नरेश और भी कम भाग्यशाली था। उसने शूरवीर गुरुकुल के एक युवान दान के 5वें स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति को चुना था। वही प्रतिभाशाली छात्र जो ध्यान कर रहा था। राहुल एक पंजे के प्रहार से राहुल ने नरेश को अखाड़े से बाहर हवा में उड़ा दिया। उसे पलटवार करने का कोई मौका नहीं दिया। नरेश की हार को पूरी तरह से बिना किसी प्रतिरोध के कहा जा सकता है। देवुरु गुरुकुल के 2 छात्र पहले ही दौर में बाहर हो गए थे। एक के बाद एक आकर्षक और तीव्र लड़ाइयां हुई जो विभिन्न गुरुकुलों के छात्रों की जबरदस्त ताकत को दिखा रही थी। प्रतियोगी नंबर 9 अभिषेक बनाम प्रतियोगी नंबर 9 जीशान। शूरवीर गुरुकुल के प्रधान ने जोर से घोषणा की। हवा की सरसराहट जैसे ही शूरवीर गुरुकुल के प्रधान ने बोलना समाप्त किया, अचानक एक आकृति मंच पर चमक गई। एक लंबा और पतला युवक काफी सुंदर काले रंग के चमकदार कपड़े पहने हुए एक सुरुचिपूर्ण अंदाज के साथ अभिषेक को देखते हुए जीशान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अग्निदेव राज्य के नंबर 1 युवा प्रतिभाशाली राजकुमार, ऊपर आओ और मुझे अपनी ताक देखने दो। जीशान से निकलने वाली आभा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। वह युवान दान के 4थे स्तर में कदम रख चुका था। वह अग्निदेव गुरुकुल का एक छात्र था। जंगली बंदर उसे कम मत आंकना, उसकी ताक भी बहुत जबरदस्त है, श्रीनाथ ने गंभीरता से कहा। अभिषेक ने सिर हिलाया और कहा, मैं उसके साथ पहले भी मुकाबला कर चुका हूं। वह अग्निदेव राज्य के उप प्रधान का पोता है, मुझसे 2 साल बड़ा है। हम क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? अभिषेक ने बिना किसी शर्म के कहा और फिर मंच पर चला गया। चलो अपनी पूरी कोशिश करो। जीशान ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। जैसे ही उसके अंदर की असली शक्ति उमड़ पड़ी, उसकी गति तेजी से आसमान छूने लगी। अभिषेक ने अपनी असली शक्ति को पूरी ताकत से सक्रिय किया। उसकी भयंकर गति फट पड़ी। उसने हवा के माध्यम से पहुंचा और युद्ध आत्मा भाला कहीं से प्रकट हो गया। उसकी आभा एक बार फिर से बढ़ गई। राजसी और कमांडिंग जैसे एक युद्ध देवता का अवतार, एक आध्यात्मिक कलाकृत। जीशान के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। अभिषेक की युद्ध आत्मा भले को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने सोचा, अभिषेक का युद्ध आत्मा भला कब एक आध्यात्मिक कलाकृत बन गया? निश्चित रूप से राजकुमार में एक बेहतर श्रेणी के खजाने को एक आध्यात्मिक कलाकृत में बदलने की क्षमता नहीं है। ऐना, यह सच में एक आध्यात्मिक कलाकृत है। छात्र आश्चर्य से चिल्लाए। उनकी आंखें ईर्ष्या और जलन से भरी थी। ऐसा लगता है कि अग्निदेव राज्य के राजकुमार ने अपनी कलाकृत शोधन के स्तर में फिर से सुधार किया है। सभी प्रमुख गुरुकुलों के प्रधानाचार्य और वरिष्ठ बहुत ज्यादा चकित थे। अभिषेक ने युद्ध आत्मा भले को चलाया। उसकी चालें उत्कृष्ट रूप से शानदार, सुरुचिपूर्ण और कमांडिंग थी। युद्ध आत्मा वहां मौजूद शक्तिशाली लोग एक बार फिर से चौंक गए, क्योंकि वे अभिषेक की जबरदस्त युद्ध आत्मा को महसूस कर सकते थे। अभिषेक की वर्तमान युवान दान के 3रे स्तर की साधना और आध्यात्मिक कलाकृत युद्ध आत्मा भले के साथ उसकी युद्ध क्षमता बिल्कुल डरावनी थी। मेरा भला लो, अभिषेक अचानक चिल्लाया। अपने हाथ से युद्ध आत्मा भले को लॉन्च किया। एक नीले बिजली के बोल्ट में बदल गया जो भारी गति के साथ आगे बढ़ा। अभिषेक ने अपनी गति की तकनीक का प्रदर्शन किया। विस्फोटक रूप से आगे बढ़ा। धम्मा अभिषेक ने हवा में लात मारी। अपने पैर से भले के शाफ पर मारा, जिससे एक हल्की फुल्की धमक हुई, क्योंकि पहले से ही तेज गति वाले युद्ध आत्मा भले की गति अचानक दोगुनी हो गई। जीशान गंभीर लग रहा था। वर्तमान अभिषेक का सामना करते हुए उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। एक आध्यात्मिक कलाकृत कोई मजाक की चीज नहीं थी। चेतक जीशान ने अपने हाथों को एक साथ एक तेज ताली के साथ लाया और चिल्लाया, शानदार ढाल। जैसे ही उसकी चिल्लाहट गिरी, एक विशाल ऊर्जा ढाल लगभग 30 फीट चौड़ी मजबूत रक्षात्मक ताक का उत्सर्जन करते हुए जीशान के सामने प्रकट हुई। डिंग भनभनाहट युद्ध आत्मा भला जो बिजली की तरह आया था, जोरदार तरीके से टकराया, जिससे एक तेज डिंग की आवाज गूंजी। भयानक ताक तुरंत फैल गई, जिससे अखाड़ा विस्फोटक रूप से हिल गया और गूंजने लगा। यह सोचकर कि एक आध्यात्मिक कलाकृत इतनी डरावनी रूप से शक्तिशाली हो सकती है, जीशान ने सदमे से माथे पर बल डालकर कहा। यहां तक कि जीशान की जबरदस्त ताकत के साथ भी उसे अभिषेक द्वारा कई मीटर पीछे धकेल दिया गया, जो यह दिखाता है कि अभिषेक कितना शक्तिशाली था।
तो अभिषेक उसके पीछे छे अपनी हथेली से भाले के शाफ पर एक बार फिर से मारा और उसी समय वह चिल्लाया। एक जबरदस्त ऊर्जा फट पड़ी। अच्छा नहीं। जीशान का चेहरा बहुत ज्यादा बदल गया। धम चटाक एक हिंसक धमाका अचानक सुनाई दिया और शानदार ढाल टुकड़ों में बिखर गया, जिससे जीशान 10 मीटर से ज्यादा दूर उड़ गया। सिस्कारी युवानदान के तीसरे स्तर पर अभिषेक की ताक ने कई छात्रों से एक गहरी सांस ली। एक आध्यात्मिक कलाकृत की यही ताक थी। हम अभिषेक ने कठोरता से हुंकारा और युद्ध आत्मा भाले को पकड़े हुए तेजी से बाहर निकला। जीशान का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने अंदर की असली शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय किया। उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की बैंगनी चमक निकल रही थी और एक उग्र बाढ़ की तरह एक तूफानी ताक उमड़ पड़ी, जिससे जमीन थोड़ी हिल गई और बड़ी संख्या में पत्थर हवा में उड़ गए। 1 साल के अंतराल में तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ गई है। तुम सच में अग्निदेव राज्य के नंबर 1 प्रतिभाशाली होने के लायक हो। जीशान ने शांति से कहा, लेकिन उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से भयंकर थी। तुम्हारी ताक भी बहुत बढ़ गई है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं तुमसे हारूंगा नहीं। अभिषेक चिल्लाया। भाले की नोक एक शानदार नीली रोशनी के साथ चमक रही थी। एक बहुत शक्तिशाली भाले की ऊर्जा हिंसक रूप से फट रही थी। अमर युद्ध आत्मा भाला तारों को तोड़ रहा है। उसकी चिल्लाहट के बाद जीशान से 10 मीटर से ज्यादा दूर से अभिषेक ने युद्ध आत्मा भाले को ऊपर से नीचे लाया। लड़ाई शुरू से ही तीव्र थी। अभिषेक अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, कुछ भी नहीं बचा रहा था और एक तेज निष्कर्ष का लक्ष्य बना रहा था। हवा की सरसराहट एक नीली भाले की रोशनी दर्जनों फीट के आकार में अखाड़े की जमीन के साथ फट पड़ी। जहां से भी वह गुजरी उसकी परतों को ढहा दिया। पृथ्वी श्रेणी का युद्ध कौशल ऐसी डरावनी ताकत अभिषेक की ताकत युवान दान के चौथे स्तर का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। डरावनी भले की रोशनी का सामना करते हुए छात्र और सैनिक दोनों सदमे और डर में चिल्लाए। प्रबल श्रेणी का उच्च गुणवत्ता वाला युद्ध कौशल भयंकर हवा की ब्लेड। जीशान ने एक हल्की चिल्लाहट निकाली। अपने हाथों से संकेत बनाए। अपनी पूरी ताकत को अपनी दाहिनी बाह में केंद्रित किया और भयंकर रूप से बाहर निकला। एक कई दर्जन फीट चौड़ी नीली हवा की ब्लेड को हवा के माध्यम से फाड़ते हुए एक डरावना तूफान उठा रहा था। जीशान ने पहले ही अभिषेक के पृथ्वी श्रेणी के युद्ध कौशल की ताकत का अनुभव किया था और वह इसकी जबरदस्त ताकत के बारे में किसी से भी ज्यादा स्पष्ट था। धम फू जिस क्षण दोनों शक्तिशाली बल टकराए, हिंसक ऊर्जा की लहरें भयंकर रूप से फैल गई, जिससे दोनों पुरुषों ने खून थूका और उनके चेहरे पीले पड़ गए। उनकी ताक बराबर है। क्या वे दोनों घायल नहीं हो जाएंगे? शर्मा जी ने चिंता से कहा। विक्रम ने उदासीनता से कहा, अभिषेक ने पिछले महीने में बहुत सुधार किया है और हाथ में एक आध्यात्मिक कलाकृत के साथ उसे हारना नहीं चाहिए। सभी की आंखें चौकोर पर थी, जहां शानदार और तीव्र लड़ाई ने उनके खून को उकसाया। गड़गड़ाहट फू दोनों शक्तिशाली बलों के बीच 10 सेकंड से ज्यादा की भयंकर टक्करों के बाद वे अचानक फट गए, जिससे अखाड़े में रोशनी भर गई और भी डरावनी ऊर्जा की लहरें फैल गई जो उनके रास्ते में सब कुछ बहा ले गई। दोनों ने एक बार फिर खून की उल्टी की और उनके शरीर पीछे की ओर उड़ गए। शक्तिशाली बल चारों दिशाओं में फैल गया। अखाड़े के चारों ओर के छात्रों और सैनिकों की ओर दौड़ रहा था। डरावनी ताक ने चूना पत्थर के अखाड़े में एक बड़ा गड्ढा बना दिया। उसकी विनाशकारी ताक सच में चौंकाने वाली थी। अपनी पूरी ताक से टकराने के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके चेहरे मौत की तरह पीले पड़ गए थे। यह सोचकर कि मैं इतना गंभीर रूप से घायल हो जाऊंगा। जीशान ने गहराई से माथे पर बल डाला। उसने अभिषेक की ताक को पूरी तरह से कम आंका था। प्रबल श्रेणी का मध्य गुणवत्ता वाला युद्ध कौशल असीमित हवा की ब्लेड। इससे पहले की ऊर्जा की लहरें पूरी तरह से छट पाती। जीशान पहले ही दहाड़ चुका था। उसकी हवा की असली शक्ति फट रही थी, जिससे एक भयंकर हवा उठ रही थी, क्योंकि उसने अपने चारों ओर 1 दर्जन से ज्यादा नीली ऊर्जा की ब्लेड को उत्पन्न किया था। जीशान के नियंत्रण में 1 दर्जन या तो ऊर्जा की ब्लेड एक श्रृंखला में तीव्र सोनिक बूम के साथ बाहर निकली। धम धम धम। अभिषेक ने तेजी से चकमा देने के लिए अपनी गति की तकनीक का प्रदर्शन किया। जैसे ही अखाड़ा लगातार फट रहा था, हवा की ब्लेड से बच रहा था। एक बार जब जीशान ने अभिषेक की गतिविधियों को पकड़ लिया था और उसके रास्ते का पता लगा लिया था। जैसे ही अभिषेक अंतिम हवा की ब्लेड से बचा, जीशान पहले ही आगे बढ़ चुका था। अभिषेक, इस पंजे को लो, जीशान जोर से चिल्लाया। लगभग पलक झपकते ही वह अभिषेक के पास आ गया। अच्छा नहीं। अभिषेक का चेहरा बहुत ज्यादा बदल गया।
धम हम जीशान का भयंकर पंजा बिना किसी हिचकिचाहट के लगा और एक जोरदार धमाके के साथ अखाड़ा हिल गया। ब्रह्म जीशान का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसका पंजा खाली हवा में लगा था। अगले ही पल जीशान के चारों ओर से अचानक 4 डुप्लीकेट फट पड़े। प्रबल श्रेणी का मध्य गुणवत्ता वाला युद्ध कौशल आत्माहीन आकाश को तोड़ता हुआ पंजा सभी 4 डुप्लीकेट एक ही समय में चिल्लाए 4 शक्तिशाली बल की लहरें पास आ रही थी। अगर हिट होता है तो जीशान निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। धरती से भागो। घबराहट में जीशान ने तुरंत धरती से भागने का इस्तेमाल किया ताकि वह जमीन के नीचे जा सके। हम धरती की आग। अखाड़ा अचानक भनभनाहट के साथ हिल गया और नीचे से जीशान की जोरदार चिल्लाहट आई क्योंकि एक भयानक आग की असली शक्ति पूरे अखाड़े में फैल गई। कुछ ही पलों बाद पूरे अखाड़े पर आग का एक समुद्र प्रज्वलित हो गया जिससे तापमान बहुत बढ़ गया। अभिषेक देखते हैं तुम कहां भाग सकते हो। जीशान की आवाज जमीन के नीचे से आई। तुम मेरा क्या कर सकते हो। अभिषेक अप्रभावित था। उसकी बर्फ की असली शक्ति बेकाबू होकर उमड़ रही थी क्योंकि वह चिल्लाया। बर्फ की मोहर हजारों मील। शक्तिशाली बर्फ की शक्ति बेकाबू होकर फैल गई, पूरे अखाड़े को जमा दिया और आग का समुद्र छट गया। मामूली चाल जीशान ने दहाड़ा। धम्मा 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 उसी क्षण आग के खंभे अखाड़े की जमीन से फट पड़े। अभिषेक के चेहरे के भाव बदल गए और उसने जल्दबाजी में जमीन पर कदम रखा। हवा में ऊंचाई तक कूद गया। प्रबल श्रेणी का मध्य गुणवत्ता वाला युद्ध कौशल। 8 रेगिस्तानों का वापसी का हमला। दर्जनों मीटर ऊंचा कूदकर अभिषेक चिल्लाया। एक नीली रोशनी चमक रही थी और फिर अपने हाथ की लहर के साथ एक भयंकर ऊर्जा का हमला नीचे की ओर गिरा। क्या तुम उड़ सकते हो। जीशान जमीन से बाहर आया, मजाक उड़ाते हुए। इस समय अभिषेक एक बैठे हुए बत्तख की तरह था। जीशान ने अभिषेक की ओर इशारा किया जो हवा के बीच से गिर रहा था और चिल्लाया, हवा को तोड़ने वाली उंगली। जीशान तुम धोखा खा गए हो। गिरते हुए अभिषेक ने अचानक मुस्कुराया। बर्फ की ज्वाला, जल की आत्मा, धरती की शक्ति, गड़गड़ाहट का स्तंभ। अभिषेक ने एक हाथ से संकेत बनाते हुए मंत्र एकने लगे। अजीब, श्रीनाथ किस तरह की युद्ध तकनीक का उपयोग कर रहा है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं पता और ना ही मुझे पता है कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। बस यह है कि उसके दिव्य बर्फ के शरीर में रक्षात्मक ताकत है। छात्र और सैनिक सभी गहराई से भ्रमित थे। अपने दाहिने हाथ की एक हल्की लहर के साथ श्रीनाथ ने कहीं से एक काले विशाल कुल्हाड़ी को बुलाया। यह एक बेहतर श्रेणी का खजाना था। जैसे ही विशाल कुल्हाड़ी प्रकट हुई, श्रीनाथ की गति और आभा में आखिरकार एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। श्रीनाथ, चलो अपनी सबसे मजबूत युद्ध कला का उपयोग करो। अभय चिल्लाया, पहले से ही पूरी तरह से तैयार था। उसकी मध्य श्रेणी की खजाने वाली तलवार कार्रवाई के लिए उत्सुक थी। प्रबल श्रेणी की प्रवेश स्तरीय युद्ध कला त्यानक स्वान परिवर्तन। श्रीनाथ ने एक और हल्की चिल्लाहट निकाली, एक और युद्ध तकनीक को बाहर निकाला। हालांकि इस बार इसने सभी के चेहरे को नाटकीय रूप से बदल दिया। उसने अपनी क्षमताओं को इतनी गहराई से छिपाया है। राहुल ने माथे पर बल डाला। अभय का चेहरा बहुत ज्यादा बदल गया क्योंकि उसने डर में चिल्लाया, यह कैसे संभव है। श्रीनाथ की आभा एक बार फिर से उमड़ पड़ी और भी ज्यादा भयानक हो गई। एक युद्ध कौशल जो युद्ध क्षमता को बढ़ाता है। विक्रम अपनी अचंभा को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, श्रीनाथ इतना जबरदस्त कब हो गया। उसकी युद्ध क्षमता अभी भी बढ़ सकती है। अभिषेक हक्का बक्का था। श्रीनाथ ने विभिन्न अवस्थाओं को सक्रिय किया था और इस समय उसकी आभा बेहद डरावनी थी। युवा दान के 5वें स्तर के किसी व्यक्ति से कम नहीं थी। प्रबल श्रेणी की उच्च स्तरीय युद्ध कला जहांतियान कुल्हाड़ी। श्रीनाथ ने अपनी सारी ताक विशाल कुल्हाड़ी में लगाई जो एक चमकदार बैंगनी रोशनी के साथ फट पड़ी और हिंसक ताक में लिपटी हुई थी जैसे एक भयंकर जानवर जाग रहा हो। एक जोरदार दहाड़ के साथ श्रीनाथ ने दोनों हाथों में विशाल कुल्हाड़ी पकड़ी, हवा में ऊंचाई तक कूदा। उसकी गति गड़गड़ाहट भरी थी। जैसे ही वह शीर्ष पर पहुंचा, उसने क्रूरता से कुल्हाड़ी से नीचे मारा। हवा की सरसराहट, भनभनाहट। एक विशाल बैंगनी ऊर्जा की कुल कुल्हाड़ी नीचे की ओर झुकी और उसकी भयानक ताक ने हवा को भी थोड़ा कांप दिया, जिससे कई छात्रों और सैनिकों के चेहरे पीले पड़ गए। क्या एक प्रबल श्रेणी की उच्च स्तरीय युद्ध कला इतनी डरावनी है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह एक पृथ्वी श्रेणी का युद्ध कौशल है? श्रीनाथ की विशाल ताक सभी की कल्पना से परे थी और उसके युद्ध कौशल की ताक डरावनी थी, जिससे कुछ लोग यह बताने में असमर्थ थे कि यह प्रबल श्रेणी का था या पृथ्वी श्रेणी का। ऐसी आश्चर्यजनक ताकत लगभग राजेश के बराबर है। विक्रम ने चुपचाप अचंभा किया। क्या यह एक पृथ्वी श्रेणी का युद्ध कौशल है? नहीं,
श्रीनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक प्रबल श्रेणी का उच्च स्तरीय युद्ध कौशल था। अभय का चेहरा कुछ हद तक चकित था। हालांकि समय ने अभय को और ज्यादा सोचने की अनुमति नहीं दी। उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना था। प्रबल श्रेणी का उच्च स्तरीय युद्ध कौशल, भूतिया आत्मा की ब्लेड, भूतिया आत्मा का हमला। अभय का चेहरा बेहद गंभीर था क्योंकि वह जोर से दहाड़ा ब्लेड तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। एक हमला बाहर गया। हरी रोशनी चकाचौंध कर रही थी और ब्लेड की ताक भयंकर थी, जिससे मंच की जमीन भयानक ताक के तहत लगातार ढह रही थी। धम्मा फू फू भनभनाहट। सभी की अचंभा और उम्मीद भरी नजरों के तहत दोनों भयानक ताकतें आखिरकार टकराई। धमाका बहरा कर देने वाला था। चारों दिशाओं में रोशनी चमक रही थी। पूरे पहाड़ के आधार को विनाशकारी ताक में लपेट रही थी, जो चारों ओर फैल गई, जिससे दोनों पुरुषों ने खून थूका और तुरंत उसमें घिर गए। मंच नग्न आंखों से देखने योग्य गति से नष्ट हो गया और उसके चारों ओर की जमीन में एक के बाद एक दरारें पड़ गई। विनाशकारी ताक डरावनी थी। सभी की आंखें आतंक में आकाश में उठते विशाल मशरूम बादल और ऊर्जा की फैलती हुई लहरों पर टिकी थी, जिससे छात्र और सैनिक अपने सिर को ढकते हुए डर गए। पूरे मैदान में पूरी तरह से शांति थी क्योंकि कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ था। उनकी आंखें बिना पलक झपकाए मंच पर टिकी थी। धूल धीरे धीरे छट गई और दो धुंधली आकृतियां सभी की नजर में आई। वे अभय और श्रीनाथ थे। दोनों गंभीर रूप से घायल थे और अपने चेहरे कागज की तरह पीले थे क्योंकि वे अपनी पूरी ताकत से टकराए थे। वो खून थूकने की आवाज से अचानक शांति टूट गई। मैं तुमसे कैसे हार सकता हूं? अभय ने मुश्किल से कहा, इससे पहले कि वह गिर जाए। सिसकारी। इस दृश्य को देखकर सभी ने सदमे में एक गहरी सांस ली। अभय हार गया। युवान दान के 5वें स्तर का एक व्यक्ति सच में युवान दान के 4थे स्तर के एक व्यक्ति से हार गया। श्रीनाथ की ताक सच में भयानक है। उसने सच में अभय को हरा दिया। सभी छात्र शोर मचा रहे थे। उनके चेहरे सदमे से भरे थे और शैव गुरुकुल के प्रधानाचार्य और वरिष्ठ समान रूप से अविश्वासी थे। शैव गुरुकुल का नंबर 1 विशेषज्ञ सच में श्रीनाथ से हार गया था। जो छात्र पहले देव गुरु गुरुकुल का मजाक उड़ाते थे, वे अब कैसा महसूस करते हैं? तो रीडर्स, आपको क्या लगता है आगे क्या मोड़ आने वाला है? इस कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए इंस्टर डेविल ड्रैगन ब्लड लाइन के आने वाले एपिसोड्स के साथ। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा रिएक्शन मुझे अगला चैप्टर और भी जोश के साथ लिखने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत खास है, इसलिए जुड़े रहिए और इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनिए। पढ़ा। अचानक अखाड़े की जमीन 4 भयानक शक्तियों से घिर गई। विनाश क्या? उसने कब? जीशान सदमे में चिल्लाया। अपनी युद्ध कला का उपयोग करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। घबराहट शुरू हो गई थी। महत्वपूर्ण क्षण में जीशान ने एक तेज फैसला लिया। चिल्लाया, असली शक्ति की ढाल। धम्म गड़गड़ाहट। जीशान के चारों ओर 4 अलग अलग भयानक गुणों की शक्तियां अचानक चमकी और क्रूरता से उसकी ओर दौड़ी। गिरती हुई ऊर्जा का हमला भी उसी समय नीचे गिरा। धमाके मैदानों के पार गूंज रहे थे। एक पल में भयानक ऊर्जा ने जीशान को घेर लिया और एक विशाल मशरूम बादल आकाश में चढ़ गया। 50 से 60 फीट ऊंचा उठ गया। फैलती हुई ऊर्जा की लहरों ने अभिषेक को बाहर फेंक दिया। उसे 10 मीटर से ज्यादा दूर फेंक दिया। वह लगभग मंच से गिर गया था। भयानक ऊर्जा की लहरों और विशाल मशरूम बादल को देखकर कई छात्र डर से पागल हो गए। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे और सैनिकों के चेहरे मौत की तरह पीले पड़ गए थे। हालांकि यह सैनिक राज्य के विशेष सैनिक थे। उनकी ताकत प्रतिभाशाली छात्रों से बहुत कम थी। शौर्यपुर राज्य का नंबर 1 प्रतिभाशाली सच में असाधारण है। एक महासेनापति ने प्रशंसा की। उसकी ताकत युवान दान के 4थे स्तर के बराबर है। एक और सेनापति ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे जैसे समय बीता और ऊर्जा की लहरें छट गई, सबसे पहली चीज जो नजर में आई वह मंच पर विशाल गड्ढा था। मंच पूरी तरह से पहचानने योग्य नहीं था। गड्ढे के अंदर जीशान गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ पड़ा था। वह अब खड़ा नहीं हो पा रहा था। एक साल के अंतराल में और तुम्हारी ताकत इतनी आश्चर्यजनक रूप से सुधरी है, जीशान मुश्किल से कह पाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी।
वह एक राज है। अभिषेक मुस्कुराया मंच के नीचे विक्रम को देखते हुए। देवगुरु गुरुकुल के प्रधान जल्दी से नीचे आए। जीशान को एक उपचार की गोली खिलाई और उसे मंच से हटा दिया। अभिषेक जीतता है। शूरवीर गुरुकुल के प्रधान ने जोर से घोषणा की। यह लड़ाई अभिषेक के लिए जीतना आसान नहीं था। अगर उसकी चाल नहीं होती तो वह जीशान को हरा नहीं पाता। फू आखिरकार जीत गया। अभिषेक ने राहत की सांस ली। उसने अपनी सारी ताक खत्म कर दी थी। सच में प्रभावशाली। अब से 3 साल बाद प्रतिभाशाली रैंकिंग टूर्नामेंट में अभिषेक निश्चित रूप से एक जबरदस्त प्रतिद्वंदी होगा। युवान दान के तीसरे स्तर की ताकत के साथ उसकी युद्ध क्षमता एक औसत चौथे स्तर से कम नहीं है। यह लड़का मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि देवगुरु गुरुकुल को कम नहीं आंका जाना चाहिए, खासकर उस विक्रम को। सदमे के बाद छात्रों ने बात करना शुरू कर दिया। अभिषेक की ताक ने उन्हें उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। अगला श्रीनाथ है, देवगुरु गुरुकुल का शीर्ष विशेषज्ञ। उसकी ताक निश्चित रूप से मजबूत है, लेकिन अगर उसका प्रतिद्वंदी अभय है तो कहना मुश्किल है। एक प्रतिभाशाली छात्र ने श्रीनाथ के प्रदर्शन को देखने के लिए हल्की मुस्कान के साथ कहा। अभय शैव गुरुकुल का एक प्रतिभाशाली छात्र है और उनमें सबसे मजबूत भी है। युवान दान के 5वें स्तर की साधना के साथ उसकी ताकत काफी जबरदस्त है। श्रीनाथ गंभीर लग रहा था। ऐसे मजबूत प्रतिद्वंदी का सामना करते हुए वह बहुत आश्वस्त नहीं था। शूरवीर गुरुकुल के प्रधान मंच पर आए और अपने हाथ की एक लहर के साथ एक शक्तिशाली धरती की असली शक्ति जारी की जो हवा के माध्यम से फैली। तुरंत मंच को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। मुकाबला नंबर 10 अभय बनाम श्रीनाथ, प्रधान ने मंच से घोषणा की। अभय मंच पर कूद गया। उसका चेहरा थोड़ा तनाव में था, हालांकि वह युवान दान के 5वें स्तर पर था। उसने श्रीनाथ को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। श्रीनाथ जल्दी से मंच पर उससे जुड़ गया। इस समय पूरा अखाड़ा शांत हो गया। माहौल कुछ हद तक भयानक हो गया। सभी की आंखें मंच पर थी। श्रीनाथ, मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। अगर तुम पीछे हटते हो तो तुम पूरी तरह से हार जाओगे, अभय ने भावहीनता से कहा। श्रीनाथ को घूरते हुए भनभनाहट। अपने शब्दों को समाप्त करने पर अभय की आभा अचानक बदल गई। उसने जोरदार तरीके से अपनी असली शक्ति को उत्तेजित किया। एक नीली रोशनी फट पड़ी और उसका वस्त्र फूल गया। नए बहाल किए गए मंच में दरारें पड़ गई और वह टूट गया। अभय की ताक भयानक थी। पूरा मंच हिल गया और भयंकर हवा जैसी बल चारों ओर बेकाबू होकर फैल गया। इतना शक्तिशाली श्रीनाथ ने माथे पर बल डाला। भारी दमनकारी बल के सामने गहराई से डर महसूस कर रहा था। अभय की ताक सच में डरावनी है। उसकी ताकत राहुल से केवल थोड़ी कम है। श्रीनाथ के हारने की बहुत संभावना है। प्रतिभाशाली छात्रों ने एक भयभीत सम्मान रखा। यहां तक कि राहुल ने भी अपनी आंखें खोली। अभय की ओर देखा, जो यह दिखाने के लिए काफी था कि अभय की ताक कितनी जबरदस्त थी। ऐसी भयानक ताकत के साथ श्रीनाथ के पास शायद कोई मौका नहीं है। शर्मा जी ने सिर हिलाया। विक्रम का चेहरा शांत रहा और उसने कुछ नहीं कहा। मंच पर जैसे ही अभय ने अपनी पूरी ताकत को बाहर निकाला, श्रीनाथ ने भी ऐसा ही किया। उसकी निकाली गई हिंसक आभा युवानदान के 5वें स्तर के बराबर थी। सच में शक्तिशाली यह चौथे स्तर का कैसे हो सकता है? उसकी ताकत युवानदान के 5वें स्तर के बराबर है। अब अभय जीत पाएगा या नहीं, यह अनिश्चित है। छात्रों और सैनिकों की भीड़ सभी ठंडे पसीने में भीगे हुए श्रीनाथ की ताक से भयभीत थे। सरल नहीं, दूसरे गुरुकुलों के प्रधानाचार्यों और वरिष्ठों ने हल्का सिर हिलाया। देवगुरु गुरुकुल का शीर्ष विशेषज्ञ व सिर्फ औसत कैसे हो सकता है? अभय, चलो इसे एक तेज लड़ाई बनाते हैं और एक चाल से विजेता का फैसला करते हैं, श्रीनाथ ने गंभीरता से कहा। फिर अपनी गति के फिर से बढ़ने पर अपने हाथों को एक साथ मिलाया। एक चाल से विजेता का फैसला। पहले तो अभय चौंक गया, फिर वह मुस्कुराया। दिलचस्प। अच्छा, एक चाल से विजेता का फैसला होगा। एक चाल से विजेता का फैसला। सभी अचानक चकित थे। प्रतिभाशाली रैंकिंग लड़ाइयों के लिए एक चाल से फैसला की गई लड़ाई के बारे में सुनना पहली बार था। प्रतिभाशाली छात्रों के रूप में कौन अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं करना चाहेगा? कौन लड़ाई के रोमांच का आनंद नहीं लेना चाहेगा? यह पूरी तरह से अप्रत्याशित था कि श्रीनाथ एक चाल से विजेता का फैसला करने का सुझाव देगा।
प्रबल श्रेणी का मध्यस्तरीय युद्ध कौशल दिव्य बर्फ का शरीर श्रीनाथ की एक हल्की चिल्लाहट के साथ उसकी बर्फ की असली शक्ति सक्रिय हो गई और उसके शरीर पर बर्फ की एक परत बन गई, एक शक्तिशाली रक्षात्मक ताप का उत्सर्जन कर रही थी। स्वर्गीय लिपि का तावीज अपने हाथ की एक लहर के साथ श्रीनाथ ने हवा में एक सुनहरा चिन्ह प्रकट किया और उसके नियंत्रण में सुनहरा चिन्ह उसके माथे के केंद्र में प्रवेश कर गया, जिससे बर्फ की सतह पर एक हल्की सुनहरी रोशनी की लहर फैल गई। ओ वह एक तावीज है। विक्रम चकित था। मेघराज ने विक्रम की ओर देखा और मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि विक्रम भी तावीजों के अस्तित्व से वाकिफ है। वह आखिर कौन है? विक्रम के बगल में नेहा ने अपनी नाजुक भौं को थोड़ा उठाया। भीचकित लग रही थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक तावीज कई प्रधानाचार्यों और वरिष्ठों के चेहरे के भाव गहराई से हिल गए और वे सभी एक ही समय में देवरु गुरुकुल के वरिष्ठ की ओर